काले रंग की प्लास्टिक की वह बोरी 8 साल की इशिता के आधे शरीर जितनी बड़ी थी। उसमें डिस्पोजेबल प्लेटें, सड़े हुए टमाटर, तेल में भीगे कागज, टूटी हुई पानी की बोतलें और दोपहर की दावत से बचा खाना ठूंस ठूंस कर भरा गया था। बच्ची दोनों हाथों से बोरी का मुंह पकड़े उसे आंगन से मुख्य दरवाजे की ओर घसीट रही थी। उसके छोटे छोटे कदम हर कुछ क्षण बाद रुक जाते, कंधे कांपने लगते और सांस सीने में अटक जाती। फिर भी वह किसी को मदद के लिए नहीं बुला रही थी। घर के बाहर सड़क की दूसरी ओर खड़ी पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठा निखिल राठौड़ अपनी बेटी को देख रहा था। उसके सिर पर धूल से भरा हेलमेट था, आधा चेहरा मैले कपड़े के मास्क से ढका हुआ था और शरीर पर एक डिलीवरी चालक की फीकी जैकेट। बाहर से वह किसी सवारी का इंतजार करता मामूली मोटरसाइकिल चालक दिखाई दे रहा था, लेकिन हेलमेट के भीतर उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे स्वयं अपने कानों में धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। इशिता ने बोरी को चौखट से बाहर खींचने की कोशिश की। उसी समय नीचे का कोना लोहे की निकली हुई कील में फंस गया। प्लास्टिक एक तीखी आवाज के साथ फट गया और बदबूदार पानी उसके पैरों पर फैल गया। चावल, सब्जियों के छिलके और गीली प्लेटें पूरे रास्ते पर बिखर गईं। बच्ची का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने पैरों की ओर नहीं देखा, यह भी नहीं जांचा कि टूटी हुई प्लास्टिक से उसे चोट लगी है या नहीं। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी घबराकर घर के भीतर देखना, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। कुछ ही क्षण में रचना तेज कदमों से बाहर आई। उसके हाथ में महंगा मोबाइल था और माथे पर गुस्से की लकीरें। उसने इशिता से यह नहीं पूछा कि बोरी इतनी भारी क्यों थी। उसने बच्ची का कान पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि इशिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। खाने के समय सबसे आगे बैठती है, लेकिन एक बोरी भी ठीक से नहीं उठा सकती। तेरी मां ने तुझे कामचोर बनाकर रखा है क्या? इशिता ने चीखकर विरोध नहीं किया। उसने रचना का हाथ हटाने की कोशिश भी नहीं की। वह तुरंत नीचे बैठ गई और अपने नन्हे हाथों से गीला कचरा समेटने लगी। माफ कर दीजिए बड़ी मां, मैं अभी साफ कर दूंगी। दादी को मत बताइएगा। निखिल की उंगलियां मोटरसाइकिल के हैंडल पर कस गईं। उसे अपनी हथेली में नाखून चुभते महसूस हुए। कोई बच्चा पहली बार अपमानित होने पर इस तरह माफी नहीं मांगता। यह विनम्रता नहीं थी, यह बार बार डराए गए बच्चे की आदत थी। घर के भीतर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। कुछ क्षण बाद सानवी दौड़ती हुई बाहर निकली। साड़ी का पल्लू कमर में दबा था और बाल जल्दबाजी में बांधे गए थे। उसने इशिता को रचना से छुड़ाकर अपनी ओर खींच लिया। बच्ची का कान छोड़िए, इतनी भारी बोरी आपने उससे उठवाई ही क्यों? रचना ने हाथ कमर पर रख लिया। 2 रोटियां खाती है तो थोड़ा काम भी करेगी। यहां कोई महारानी की बेटी नहीं पल रही। सानवी ने बेटी को पीछे किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें पहली बार दबा हुआ विरोध सुनाई दे रहा था। यह मेरी बेटी है। इसे काम सिखाने के नाम पर चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। निखिल मोटरसाइकिल से उतरने ही वाला था कि रचना ने सानवी को ऐसी निगाह से देखा जिसमें केवल गुस्सा नहीं बल्कि अधिकार का अजीब सा विश्वास था। अपनी आवाज नीचे रखो। जिस घर में रह रही हो वह मेरे देवर की कमाई से बना है। कागज पर तुम्हारा नाम लिख जाने से तुम इसकी मालकिन नहीं हो गई। निखिल का पैर जमीन पर टिक गया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। यह वाक्य केवल घरेलू ताने जैसा नहीं था, इसके पीछे कोई बड़ी बात छिपी थी। तभी रचना ने सानवी के कंधे से लटका कपड़े का बैग झपट लिया और बोली, चाबी निकालो। आज रात कागज पर हस्ताक्षर होकर रहेंगे। सानवी ने बैग कसकर पकड़ लिया। मैं किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। रचना के चेहरे पर जो घबराहट उभरी, उसने निखिल के भीतर उठ रहे तूफान को अचानक ठंडा कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी से बर्तन धुलवाना, बेटी से कचरा उठवाना और घर पर कब्जा जमाना केवल सतह थी। असली खेल उस अलमारी में रखे मकान के कागजों को लेकर था। लेकिन यह सब अचानक शुरू नहीं हुआ था। 4 महीने पहले तक निखिल यह मानता था कि उसका परिवार सुरक्षित है। वह गुजरात के साणंद औद्योगिक क्षेत्र में
घरेलू विद्युत उपकरण बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में रखरखाव अभियंता था। उसका काम किसी वातानुकूलित केबिन में बैठकर निर्देश देना नहीं था। अधिकतर समय वह मशीनों के नीचे घुसा रहता, गर्म मोटरों की आवाज सुनता, तेल से भीगे पुर्जों को खोलता और उत्पादन रुकने से पहले खराबी खोजने की कोशिश करता। उस वर्ष फैक्ट्री में नई स्वचालित उत्पादन लाइन लगाई जा रही थी। प्रबंधन ने अनुभवी कर्मचारियों की एक विशेष टीम बनाई और निखिल को उसका प्रमुख तकनीकी सदस्य चुना गया। यह सम्मान की बात थी, पर इसके साथ ऐसी जिम्मेदारी आई जिसने उसके दिन और रात दोनों निगल लिए। कभी सुबह की पाली समाप्त होते ही उसे रात की जांच के लिए रुकना पड़ता। कभी किसी सेंसर की छोटी सी गड़बड़ी के कारण पूरी लाइन बंद हो जाती और दर्जनों लोग उसके निर्णय की प्रतीक्षा करते। कई रातें उसने तकनीकी कक्ष में रखे लोहे के पलंग पर 2 घंटे सोकर गुजारी थीं। साथ ही कर्मचारी थकान की शिकायत करते तो वह मुस्कुराकर कह देता कि कुछ महीनों की मेहनत के बाद सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में वह केवल पदोन्नति के लिए मेहनत नहीं कर रहा था। उसके मन में उदयपुर का वह 2 मंजिला घर रहता था, जिसके लिए उसने और सानवी ने वर्षों तक बचत की थी। घर बहुत बड़ा नहीं था। नीचे बैठक, रसोई और एक छोटा कमरा था। ऊपर 2 शयन कक्ष और खुली छत। मुख्य द्वार के भीतर संकरा सा आंगन था, जहां सानवी ने तुलसी का चौरा बनवाया था। दीवार के पास गमलों में गेंदे, चमेली और गुलाब लगे थे। शाम को इशिता उसी आंगन में साइकिल चलाती थी और सानवी दरवाजे के पास बैठकर हिसाब की कॉपियां देखा करती थी। मकान की पहली किस्त भरने के लिए निखिल की बचत पर्याप्त नहीं थी। सानवी के माता पिता ने अपनी बेटी को विवाह के समय मिले कुछ आभूषण बेचकर और पुरानी सावधि जमा तोड़कर बड़ी राशि दी थी। उन्होंने इसे कर्ज नहीं कहा था। सानवी के पिता ने केवल इतना कहा था, बेटी के सिर पर अपनी छत होगी तो हमें चैन रहेगा। इसीलिए मकान सानवी के नाम पर खरीदा गया था। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सानवी ने झिझकते हुए निखिल से पूछा था, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पत्नी ने पति का घर अपने नाम करा लिया। निखिल ने हंसकर उसके हाथ से कलम ली और फिर वापस रखते हुए कहा था, घर उस इंसान के नाम होना चाहिए जिसने इसे बचाने के लिए सबसे अधिक त्याग किया है। और फिर तुम्हारे नाम या मेरे नाम में अंतर ही क्या है? सानवी की आंखें भर आई थीं। उस दिन नए घर की दीवारों पर रंग भी पूरी तरह नहीं सूखा था। फिर भी उसने बैठक के बीच खड़े होकर कहा था, अब इशिता से कोई यह नहीं कहेगा कि यह किराए का घर है। यह उसका अपना घर है। सानवी पहले एक निर्माण सामग्री की दुकान में लेखाकार थी। इशिता के जन्म के बाद उसकी सेहत लंबे समय तक ठीक नहीं रही, इसलिए उसने नियमित नौकरी छोड़ दी। बाद में वह घर से ही छोटे व्यापारियों के बहीखाते तैयार करने लगी। उसकी कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपनी आय को महत्वहीन नहीं माना। बिजली का बिल, इशिता की किताबें, घर की छोटी मरम्मत और त्योहारों के खर्च तक वह अलग अलग कॉपियों में लिखती थी। निखिल हर महीने वेतन का बड़ा हिस्सा उसके खाते में भेज देता। सानवी खर्च करने से पहले उससे पूछती, यहां तक कि पानी का पंप बदलवाने या इशिता के लिए नया अध्ययन मेज खरीदने से पहले भी। निखिल कई बार कहता, हर छोटी चीज के लिए फोन मत किया करो। तुम घर संभालती हो, तुम्हें मुझसे अधिक पता है। सानवी हंसकर उत्तर देती, जानती हूं, लेकिन पैसे का हिसाब साफ रहे तो रिश्तों में शक घुसने की जगह नहीं मिलती। निखिल को क्या मालूम था कि कुछ ही महीनों बाद इसी स्त्री पर घर का पैसा गायब करने का आरोप लगाया जाएगा। निखिल के पिता के निधन के बाद उसकी मां कमला देवी राजसमंद के पास अपने पुश्तैनी घर में अकेली रहने लगी थी। बड़े बेटे महेंद्र का काम लंबी दूरी के मालवाहक वाहन चलाना था। वह कभी जयपुर, कभी जोधपुर और कभी गुजरात की सीमा तक रहता। निखिल स्वयं साणंद में रहता था। दोनों बेटे पैसे भेजते थे, लेकिन रात के समय खाली घर में पैसे किसी मनुष्य की आवाज नहीं बन सकते थे। एक दिन सानवी ने स्वयं कहा, मांझी को यहां ले आइए, नीचे वाला कमरा खाली है। मैं घर पर रहती हूं, उनकी दवा और खाने का ध्यान रख लूंगी। निखिल ने आश्चर्य से पत्नी को देखा था।
कमला देवी का स्वभाव अनुशासन प्रिय था। विवाह के शुरुआती वर्षों में उन्होंने सानवी की रसोई, कपड़ों और मायके आने जाने तक पर कई टिप्पणियां की थीं। समय के साथ रिश्ते सामान्य हुए, लेकिन सहज आत्मीयता कभी नहीं बनी। सानवी ने उसकी चिंता समझ ली। उम्र बढ़ने पर इंसान का स्वभाव नहीं, उसकी निर्भरता देखनी चाहिए। गांव में उन्हें कुछ हो गया तो हम स्वयं को माफन नहीं कर पाएंगे। कमला देवी उदयपुर आ गईं। आरंभिक दिनों में सब ठीक रहा। सानवी समय पर दवा देती, उनके लिए कम मसाले का भोजन बनाती और शाम को मंदिर तक साथ जाती। इशिता दादी के कमरे में बैठकर विद्यालय की कविताएं सुनाती। कमला देवी कभी कभी पड़ोसियों से कहती कि छोटी बहू ने बेटी से बढ़कर सेवा की है। लगभग 5 सप्ताह बाद महेंद्र की पत्नी रचना अपने 10 वर्षीय बेटे लक्ष्य के साथ वहां पहुंची। उसने बताया कि उनके किराए के मकान की छत की मरम्मत हो रही है और महेंद्र लगातार बाहर है। वह कुछ सप्ताह मांझी के पास रहना चाहती है। सानवी ने विरोध नहीं किया। उसने ऊपर का दूसरा कमरा रचना और लक्ष्य को दे दिया। निखिल को फोन पर सूचना मिली तो उसने भी यही कहा कि परिवार के लोग मुश्किल समय में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। शुरुआत में रचना का व्यवहार इतना मधुर था कि निखिल को लगा घर का भार सचमुच हल्का हो गया है। कभी वह तस्वीर भेजती जिसमें कमला देवी नई शॉल ओढ़े बैठी होती। कभी बताती कि उसने सानवी को विश्राम दिया और स्वयं खाना बनाया। कभी कहती कि इशिता को विद्यालय से ले आई है, तुम चिंता मत करो। वह फोन पर हंसते हुए कहती, यहां 3 औरतें हैं, घर भी संभल जाएगा और मांझी भी, तुम बस काम पर ध्यान दो। निखिल उसके शब्दों पर विश्वास करता रहा। हर महीने वह घर के खर्च के अतिरिक्त 5,000 रुपये कमला देवी के लिए अलग खाते में भेजता था। यह खाता उसने मां की सुविधा के लिए खुलवाया था, लेकिन एटीएम कार्ड रचना ने अपने पास रख लिया। उसने कहा कि मांझी मशीन से पैसे निकालना नहीं जानती और बार बार बैंक जाना कठिन है। निखिल को इसमें कुछ असामान्य नहीं लगा। उसे विश्वास था कि बड़ी बहू मां की सेवा कर रही है। कुछ सप्ताह बाद सानवी के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले वह वीडियो कॉल पर पूरे दिन की बातें करती थी। इशिता ने विद्यालय में क्या बनाया, पड़ोस में किसका विवाह तय हुआ, छत पर कबूतरों ने घोंसला बनाया या तुलसी के पौधे में नई पत्तियां आईं, उसके पास बताने के लिए हमेशा कुछ होता था। अब उसके उत्तर छोटे हो गए थे। सब ठीक है, इशिता पढ़ रही है, मांझी की दवा दे दी, आप खाना खा लीजिए। कई बार बातचीत करते समय उसकी आंखें मोबाइल से हटकर कमरे के दरवाजे की ओर चली जाती, जैसे कोई पास खड़ा उसकी बात सुन रहा हो। निखिल पूछता तो वह तुरंत विषय बदल देती। एक रात निखिल ने पूछा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, काम अधिक ले लिया है क्या? सानवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। विवाह का मौसम है, हिसाब की प्रतियां अधिक आ रही हैं। उसी समय पीछे से रचना की आवाज सुनाई दी, किससे इतनी देर बात कर रही हो? रसोई में दूध उबल रहा है। सानवी ने फोन का कैमरा नीचे कर दिया। मैं बाद में बात करती हूं। कॉल समाप्त हो गई। निखिल ने सोचा, संयुक्त परिवार में छोटी मोटी असुविधाएं होती रहती हैं। उसने स्वयं को समझाया कि सानवी नई व्यवस्था में थक गई होगी। उसकी मां बूढ़ी थी, रचना अतिथि थी और 2 बच्चे घर में थे। हर बात को संदेह की दृष्टि से देखना भी उचित नहीं था। यही सोचकर उसने पहली चेतावनी अनदेखी कर दी। दूसरी चेतावनी इशिता ने दी। रविवार की शाम निखिल ने वीडियो कॉल किया तो बच्ची मां के पास बैठी गणित का गृहकार्य कर रही थी। उसने पूछा, मेरी गुड़िया ने रात को क्या खाया? इशिता ने बिना सोचे उत्तर दिया, सुबह की सूखी रोटी चाय में डालकर खाई, मम्मा ने नमक लगाकर दिया था। निखिल चौंका, रात का खाना नहीं बना था? इशिता कुछ कहती, उससे पहले पीछे से रचना की तेज आवाज आई, बच्चे कहानी बनाने लगे हैं आजकल, खाना सामने रखा था, इसे वही रोटी चाहिए थी। मोबाइल अचानक हिल गया और कॉल कट गई। निखिल ने तुरंत दोबारा कॉल किया। पहली बार सानवी ने नहीं उठाया, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार उसने कॉल स्वीकार की। इशिता क्या कह रही थी?
सानवी ने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया, वह नया पिज्जा मांग रही थी। मैंने नहीं दिलाया तो नाराज होकर कुछ भी बोल रही है। वह झूठ नहीं बोलती। बच्ची है निखिल, मन की चीज न मिले तो बोल देती है। सानवी ने बाल कान के पीछे किए। उसी क्षण उसकी आस्तीन थोड़ी ऊपर खिसकी और निखिल ने कलाई पर नीले काले निशान देखे। वे किसी मेज से टकराने के निशान नहीं लग रहे थे। उंगलियों की पकड़ जैसे त्वचा पर छप गई थी। तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? सानवी ने तुरंत आस्तीन नीचे कर ली। कुछ नहीं। आटे का डिब्बा उठाते समय शेल्फ से टकरा गई। मुझे ठीक से दिखाओ। दर्द नहीं है, आप बेकार चिंता करेंगे। पीछे किसी के कदम सुनाई दिए। सानवी ने जल्दी से कहा कि इशिता को सुलाना है और कॉल समाप्त कर दी। उस रात निखिल सो नहीं पाया। वह तकनीकी कक्ष के संकरे पलंग पर लेटा छत देखता रहा। मशीनों की निरंतर गूंज दीवारों के पार से आ रही थी। उसे बार बार इशिता की सूखी रोटी और सानवी की कलाई याद आ रही थी। अगली सुबह प्रबंधक ने उसे कार्यालय में बुलाया। निखिल को लगा शायद किसी तकनीकी गलती पर चर्चा होगी, लेकिन मेज पर उसके नाम का नियुक्ति पत्र रखा था। नई उत्पादन लाइन समय से पहले चालू होने के कारण प्रबंधन ने उसे रखरखाव दल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। मूल वेतन, उत्तरदायित्व भत्ता, रात्रि पाली और उपस्थिति प्रोत्साहन मिलाकर उसकी मासिक आय पहले से काफी अधिक होने वाली थी। सहकर्मियों ने मिठाई खिलाई। किसी ने कहा, अब तो नई कार लेनी पड़ेगी। किसी ने मजाक किया कि पत्नी को सोने का हार देना होगा। निखिल मुस्कुराता रहा, पर मन में उत्साह नहीं था। उसे लगा वह अपनी आय बढ़ने पर खुशी मना रहा है, जबकि घर में शायद उसकी बेटी को रात का भोजन तक नहीं मिल रहा। उसने पदोन्नति की सूचना किसी को नहीं दी, न मां को, न रचना को और न सानवी को। उस शाम उसने सानवी को फिर फोन किया। कॉल देर से उठी। पीछे लगातार पानी बहने और धातु के बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी। कहाँ हो? इशिता को उसकी सहेली के घर लाई हूं, दोनों को परियोजना बनानी है, निखिल उत्तर देता। उससे पहले कमला देवी की आवाज साफ सुनाई दी। सीढ़ियों का किनारा भी रगड़ देना, कल बड़े ग्राहक आने वाले हैं। घर गंदा दिखा तो लोग क्या कहेंगे? निखिल की पीठ सीधी हो गई। तुम सहेली के घर हो? दूसरी ओर कुछ क्षण पूर्ण शांति रही। हां। मुझे मां की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? शायद पास के घर में कोई बुजुर्ग महिला बोल रही होगी। नेटवर्क भी ठीक नहीं है। सानवी, बाद में बात करती हूं। कॉल कट गई। निखिल ने फिर कॉल किया। फोन बंद नहीं था, क्योंकि संदेश पहुंच रहे थे। फिर भी कॉल स्वीकार नहीं की गई। अब वह स्वयं को यह कहकर शांत नहीं कर सकता था कि घर में केवल सामान्य तनाव है। सानवी उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन उसके झूठ में छल नहीं, भय था। वह अपने पति से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। उसे कुछ छिपाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगली सुबह उसने 2 दिन की आपातकालीन छुट्टी मांगी। प्रबंधक ने उसका चेहरा देखकर पूछा, घर में कोई गंभीर बात है? निखिल ने कहा, पता नहीं, यही जानने जा रहा हूं। वह बस या ट्रेन से नहीं गया। नियमित साधन से यात्रा करता तो कोई परिचित उसे देख सकता था। फैक्ट्री में उसके साथ काम करने वाला इमरान सप्ताहांत में सामान पहुंचाने का काम करता था। निखिल ने उससे पुरानी मोटरसाइकिल, डिलीवरी जैकेट और अतिरिक्त हेलमेट मांगा। इमरान ने पहले मजाक किया, घर जाकर पत्नी की परीक्षा लोगे क्या? निखिल की आंखों का तनाव देखकर उसका स्वर बदल गया। मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं है, मुझे डर है कि कोई उसे सच बोलने नहीं दे रहा। इमरान ने बिना और प्रश्न किए चाबी उसके हाथ में रख दी। जो भी देखो, पहले समझना। गुस्से में किया गया सही काम भी कभी कभी गलत परिणाम देता है। निखिल भोर से पहले साणंद से निकल पड़ा। अगस्त की नमी भरी हवा चेहरे से टकरा रही थी। रास्ते में ट्रकों की लंबी कतारें थीं। कई जगह वर्षा का पानी जमा था। वह तेज नहीं चला रहा था, फिर भी मन उससे कहीं आगे उदयपुर पहुंच चुका था। रास्ते भर वह पुरानी बातचीत याद करता रहा। सानवी का हर बार विषय बदलना, इशिता का भोजन, कलाई का निशान,
मां की आदेश देती आवाज, रचना का हर फोन पर आवश्यकता से अधिक आश्वासन देना। दोपहर के बाद वह उदयपुर की सीमा में पहुंचा। शहर के परिचित पहाड़ दूर दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार घर लौटने का कोई उत्साह नहीं था। उसने मुख्य सड़क से पहले ही जैकेट की जिप ऊपर खींची, मास्क लगाया और हेलमेट का शीशा नीचे कर लिया। घर से लगभग 100 मीटर पहले उसने एक चाय की दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। हाथ में मोबाइल लेकर वह ऐसे बैठ गया जैसे किसी ग्राहक का स्थान देख रहा हो। दूर से घर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा था, लेकिन वह घर वैसा नहीं था जैसा निखिल छोड़कर गया था। द्वार के ऊपर लाल अक्षरों वाला बोर्ड टंगा था, रचना पारिवारिक भोज एवं विवाह भोजन सेवा। आंगन में बड़े भगोने दीवार से सटाकर रखे थे। प्लास्टिक की कुर्सियां ऊंचाई तक चढ़ी हुई थीं। इशिता की छोटी साइकिल एक कोने में उलटी पड़ी थी। तुलसी के चौरे के पास कोयले की बोरियां और तेल के डिब्बे रखे थे। जिन गमलों को सानवी रोज पानी देती थी, उनमें से 2 टूट चुके थे। एक सामान पहुंचाने वाला वाहन द्वार के सामने रुका। चालक ने मांस और जमे हुए खाद्य पदार्थों के डिब्बे नीचे उतारते हुए कहा, पहला बकाया चुकाए बिना अगली बार सामान नहीं मिलेगा। रचना बाहर आई और बेपरवाही से बोली, निखिल राठौड़ के नाम लिख लो। घर उसका है, नौकरी बड़ी है, पैसा कहीं भाग नहीं रहा। निखिल का रक्त जैसे सिर में चढ़ गया। रचना ने उसके नाम पर उधार ले रखा था। कुछ देर बाद सानवी रसोई से बाहर आई। उसने पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथ लाल थे और उंगलियों की त्वचा लगातार पानी में रहने से सिकुड़ गई थी। वह एक साथ बर्तन उठाती, मेजेस साफ करती और चूल्हे की ओर दौड़ती रही। आंगन के दूसरे कोने में इशिता धुएं के बीच बैठी धनिया चुन रही थी। वह बार बार खांसती, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। निखिल का शरीर आगे झुका। केवल कुछ कदमों की दूरी पर उसका परिवार था। वह चाहता तो उसी समय दौड़कर पत्नी और बेटी को वहां से निकाल सकता था, लेकिन तभी उसने देखा कि रचना सानवी के पीछे खड़ी होकर उसके बैग की ओर बार बार देख रही थी। कमला देवी बैठक में बैठी किसी कागज पर उंगली रखकर कुछ समझा रही थी। मेज पर दस्तावेजों की मोटी गड्डी थी। निखिल ने स्वयं को रोक लिया। यदि वह अभी सामने आ गया तो वे कागज गायब हो सकते थे। कहानी को सामान्य सास बहू के झगड़े का रूप दिया जा सकता था। सानवी फिर स्वयं को दोषी मानकर चुप हो सकती थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देखेगा। शाम ढलते ढलते भोजन का एक बड़ा आदेश पूरा हुआ। आंगन में बर्तन, बचा खाना और कचरा फैल गया। उसी समय इशिता को वह भारी काली बोरी उठाकर बाहर ले जाने के लिए कहा गया। बोरी फटी। रचना ने बच्ची का कान मरोड़ा। सानवी ने विरोध किया। कमला देवी भीतर से निकलकर बहू को ही दोष देने लगी। फिर रचना ने सानवी का बैग पकड़कर अलमारी की चाबी मांगी। आज रात हस्ताक्षर नहीं किए तो कल सुबह तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के कपड़े इस घर से बाहर होंगे। सानवी ने बेटी को पीछे करते हुए उत्तर दिया, घर मेरे नाम है। आप मुझे मेरे ही घर से नहीं निकाल सकती। 19 पुरवर्ड। कमला देवी ने लकड़ी की छड़ी फर्श पर मारते हुए कहा, नाम तुम्हारा होगा, लेकिन घर मेरे बेटे का है। बहू होकर कागज दिखाती हो। निखिल के भीतर कुछ टूट गया। जिस मां को सानवी स्वयं अपने घर लाई थी, वही आज उसे बेघर करने की धमकी दे रही थी। जिस बेटी के लिए उसने यह मकान खरीदा था, वही दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर कचरा समेट रही थी। फिर भी वह सामने नहीं आया, क्योंकि रचना ने सानवी के बैग को खींचते हुए जो अगला वाक्य कहा, उसने इस अत्याचार के पीछे छिपे वास्तविक षड्यंत्र का द्वार खोल दिया। चाबी दे दो, मकान के मूल कागज और तुम्हारी पहचान की प्रतियां निकालनी है। समझदारी से हस्ताक्षर कर दोगी तो सब ठीक रहेगा, वरना निखिल को ऐसी बात बताऊंगी कि वह तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहेगा। सानवी का चेहरा भय से नहीं, अपमान से कठोर हो गया। आप मेरे बारे में क्या झूठ बोलने वाली हैं? रचना मुस्कुराई। वही झूठ जिस पर दूर बैठा पति सबसे जल्दी विश्वास करता है। सड़क की दूसरी ओर खड़ा निखिल अब समझ गया था कि आज की रात केवल उसके घर का सच नहीं खोलेगी,
यह भी बताएगी कि उसकी पत्नी इतने दिनों से किस बदनामी के भय में अकेली सब कुछ सहती रही थी। निखिल ने मोटरसाइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ाई, जैसे उसे किसी ग्राहक की नई लोकेशन मिल गई हो। गली के मोड़ तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे मालूम था कि यदि रचना ने एक बार भी सड़क की ओर ध्यान से देख लिया तो उसकी पहचान खुल सकती थी। वह घर के पीछे जाने वाली संकरी गली में मुड़ा, जहां दीवारों के बीच मुश्किल से एक मोटरसाइकिल निकल सकती थी। कुछ दूर जाकर उसने वाहन बंद किया और उसे एक खाली प्लॉट की टूटी चार दीवारी के पास खड़ा कर दिया। घर की पिछली दीवार रसोई से लगी थी। वर्षों पहले वहीं कपड़े सुखाने के लिए लोहे का ढांचा बनाया गया था। उसके पास दीवार का एक हिस्सा बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा नीचा था। निखिल को वह स्थान अच्छी तरह याद था, क्योंकि इशिता छोटी थी तो उसकी गेंद अक्सर उसी दीवार के पार चली जाती थी। वह झुककर दीवार के पास पहुंचा। भीतर का पूरा दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। बर्तनों की खनखनाहट के बीच इशिता की दबाई हुई सिसकियां आ रही थीं। सानवी उसे समझा रही थी कि वह ऊपर जाकर हाथ मुंह धो ले और कमरे का दरवाजा बंद कर ले। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, इशिता रोते हुए कह रही थी। बड़ी मां फिर आपको मारेंगी। सानवी ने आवाज धीमी रखी। शायद वह नहीं चाहती थी कि कमला देवी और रचना बच्ची की बात सुने। कुछ नहीं होगा, तुम ऊपर जाओ, अपनी किताबों के पास बैठो और जब तक मैं न बुलाऊं बाहर मत आना। इशिता ने जाने से पहले पूछा, पापा सच में रविवार को आएंगे? सानवी कुछ क्षण चुप रही। निखिल दीवार के उस पार खड़ा अपनी पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। हां, उसने अंततः कहा, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। निखिल की आंखें भर आईं। उसने सानवी से रविवार को आने का कोई वादा नहीं किया था। शायद वह केवल बेटी का डर कम करने के लिए यह कह रही थी, या फिर इतने दिनों से हर संकट के बीच इसी कल्पना पर टिके रहने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन उसका पति लौटेगा और सब देखेगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर इशिता के धीमे कदम सुनाई दिए। उसके बाद बैठक से कुर्सी खिसकने की तेज आवाज आई। कमला देवी ने कठोर स्वर में कहा, अब बच्ची को बहाना बनाकर समय मत खराब करो। बैठो और कागज पढ़ लो। सानवी ने उत्तर दिया, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। पहले देख तो लो। रचना का स्वर इस बार अचानक मीठा हो गया। हम तुम्हारा घर थोड़े ही छीन रहे हैं, बस रसोई बढ़ाने और व्यापार के लिए बैंक से थोड़ा ऋण लेना है। 6 महीने में पैसा वापस हो जाएगा। यदि केवल रसोई की मरम्मत करनी है तो मकान बेचने और गिरवी रखने का अधिकार इस दस्तावेज में क्यों लिखा है? भीतर कुछ क्षण सन्नाटा छा गया। निखिल का शरीर तन गया। सानवी ने दस्तावेज अब पढ़ लिया था। वह केवल भय के कारण हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर रही थी। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वे उससे क्या करवाना चाहते हैं। रचना ने हंसने की कोशिश की। तुम अकाउंट का काम करती हो, इसलिए हर शब्द का मतलब बहुत बड़ा निकालती हो। बैंक वाले ऐसी भाषा लिखते ही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मकान बेच देगा। सानवी की आवाज अब पहले से स्थिर थी। यह बैंक का दस्तावेज नहीं है। इसमें आपको मेरी ओर से संपत्ति से जुड़े सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया जा रहा है। हस्ताक्षर के बाद आप मेरी अनुमति के बिना ऋण ले सकती हैं, समझौता कर सकती हैं और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। कमला देवी ने छड़ी जमीन पर मारी। रचना अपने लिए नहीं कर रही। परिवार की आमदनी बढ़ेगी, तुम्हें भी लाभ होगा। इस व्यापार से परिवार की आमदनी नहीं बढ़ी है, सानवी ने कहा। 1 महीने में 5 बार सामान देने वाले लोग पैसे मांगने आए हैं। कल सब्जी वाला 2 घंटे दरवाजे पर बैठा रहा। गैस सिलेंडर वाले का पिछला भुगतान बाकी है। जिन सानवी ने कहा, ग्राहकों से पैसा मिला, वह कहाँ गया? रचना के स्वर की मिठास गायब हो गई। तुम मुझसे हिसाब मांगने वाली कौन होती हो? यह व्यापार मेरे घर से चल रहा है। बिजली, पानी और रसोई का खर्च मेरे खाते से जा रहा है। निखिल ने दीवार पर रखी अपनी हथेली कस ली। सानवी अकेली थी, फिर भी वह हर बात स्पष्ट रूप से कह रही थी। उसने शायद कई सप्ताह तक चुप रहकर
सब दर्ज किया था। वह कमजोर नहीं थी, उसे केवल चारों ओर से इस प्रकार घेरा गया था कि हर प्रतिरोध की कीमत उसकी बेटी को चुकानी पड़ती। रचना ने मेज पर हाथ पटका। ठीक है, हिसाब चाहिए तो सुनो। व्यापार में नुकसान हुआ है, सामान खरीदा गया, ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द किए, मजदूरों को पैसे देने पड़े, अब कुछ पूंजी डालनी होगी। मकान पर ऋण मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आपके अपने मकान या पति की संपत्ति पर ऋण क्यों नहीं? हमारे पास अपना मकान नहीं है, तो जिस घर को खरीदने में आपने 1 रुपया नहीं लगाया, उसे जोखिम में डालने का अधिकार आपको कैसे मिल गया? कमला देवी तुरंत बोल पड़ी, यह घर मेरे बेटे की कमाई से बना है। सानवी ने कुछ पल बाद बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मांझी, इसकी शुरुआती राशि मेरे माता पिता ने दी थी, बाकी किस्तें मैंने और निखिल ने मिलकर भरी हैं। दस्तावेज मेरे नाम है। निखिल ने स्वयं यह निर्णय लिया था। बेटा पत्नी के कहने में आकर कुछ भी कर देता है। कमला देवी बोली, इससे घर तुम्हारे मायके का नहीं हो जाता। मैंने इसे अपने मायके का कभी नहीं कहा, मैंने इसे अपना, निखिल का और इशिता का घर कहा है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से यहां हम दोनों मां बेटी को ऐसे रखा जा रहा है जैसे हमें रहने की अनुमति दी गई हो। रचना अचानक कुर्सी से उठी। उसके कदमों की आवाज मेज के चारों ओर घूमी। बहुत अधिकार याद आ रहे हैं तुम्हें? निखिल से भी ऐसे ही बात करती हो? सानवी ने उत्तर नहीं दिया। रचना उसके पास जाकर और धीमे स्वर में बोली, तुम्हें लगता है कि वह दूर बैठा हर बात में तुम्हारा पक्ष लेगा? पुरुष अपनी पत्नी पर तब तक विश्वास करता है जब तक किसी दूसरे पुरुष का नाम बीच में ना आ जाए। निखिल के भीतर ठंडक उतर गई। सानवी की आवाज कांपी, लेकिन उसने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? वही आदमी जो हर सप्ताह फाइलें लेकर आता है, कभी दोपहर में, कभी शाम को, दरवाजा बंद करके घंटों तुम्हारे साथ बैठता है। वह दुकान का कर्मचारी है, लेखा संबंधी दस्तावेज देने आता है। निखिल जानते हैं कि वह कितनी देर रुकता है, जानते हैं कि उसके जाने के बाद तुम उसे संदेश भेजती हो। मैं काम के संदेश भेजती हूं। रचना हंसी। संदेश का अर्थ हम तय करेंगे। मांझी कहेंगी कि उन्होंने तुम्हें कई बार उस आदमी के साथ अकेले देखा। मैं कहूंगी कि तुम घर का पैसा मायके भेजती हो। फिर देखते हैं निखिल किस पर विश्वास करता है। कमला देवी ने उसे रोकने के बजाय कहा, बहू को डर होगा तभी घर की मर्यादा समझेगी। दीवार के पीछे खड़े निखिल के कान गर्म हो गए। वह जिस कर्मचारी का उल्लेख कर रही थी उसका नाम अरविंद था। निखिल स्वयं उसे जानता था। जब सानवी ने घर से काम शुरू किया था, उसी ने कहा था कि दस्तावेज घर पहुंचाने में कोई समस्या नहीं है। रचना जानती थी कि आरोप झूठा है, फिर भी वह एक स्त्री की पूरी प्रतिष्ठा नष्ट करने को तैयार थी। सानवी ने गहरी सांस ली। आप निखिल से झूठ बोल सकती हैं, लेकिन झूठ सच नहीं हो जाएगा। रचना का स्वर और कठोर हो गया। सच वह होता है जिस पर लोग विश्वास कर लें। तुम्हारा पति 300 किलोमीटर दूर है। हम 3 लोग एक बात कहेंगे और तुम अकेली दूसरी। वह किसे मानेगा? निखिल ने जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने उपकरण दीवार की दरार के पास रख दिया। भीतर सानवी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, तो इसी डर से आपने मेरा फोन अपने सामने रखवाना शुरू किया? इसी कारण जब निखिल कॉल करते हैं तो आप दरवाजे के पास खड़ी रहती हैं? तुम बहुत प्रश्न पूछने लगी हो। और मांझी के खाते का कार्ड, वह भी व्यापार के लिए रखा है? कमला देवी ने चौंकर पूछा, कौन सा कार्ड? रचना तुरंत बोली, मांझी, आप बीच में मत बोलिए। आपको एटीएम चलाना नहीं आता, इसलिए कार्ड मेरे पास है। सानवी ने कहा, कार्ड आपके पास होना अलग बात है, उससे हर सप्ताह पैसे निकालना अलग। निखिल मांझी की दवा और निजी खर्च के लिए पैसे भेजते हैं। 3 महीने में उस खाते से लगभग पूरी राशि निकल चुकी है। कमला देवी की आवाज धीमी पड़ गई। रचना ने कहा था दवाइयों और घर के खर्च में लग गए। मांझी की दवाइयां मैंने अपने काम के पैसों से खरीदी। घर का राशन भी अधिकतर मेरे खाते से आया।
पिछले महीने बिजली का बिल भरने के लिए मुझे इशिता की स्कूल फीस के लिए रखे पैसे इस्तेमाल करने पड़े। निखिल को लगा किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर कुछ मरोड़ दिया हो। वह हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजता रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी, जबकि सानवी अपनी छोटी आय से 5 लोगों का भोजन चला रही थी और इशिता की फीस तक रोकनी पड़ रही थी। रचना ने झुंझलाकर कहा, मैंने पैसे चोरी नहीं किए, व्यापार में लगाए हैं। व्यापार चलेगा तो सबको लौटाऊंगी। किसकी अनुमति से? परिवार के पैसे के लिए अनुमति नहीं मांगी जाती। निखिल ने वह पैसा मांझी के लिए भेजा था। आपने अपने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। मेज पर किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई। शायद रचना ने मोबाइल या चाबी पटक दी थी। तुम्हें मेरे कर्ज के बारे में किसने बताया? जो लोग दरवाजे पर आकर धमकाते हैं वे धीरे नहीं बोलते। एक महिला ने कहा था कि यदि कल तक पैसा नहीं मिला तो वह स्कूल पहुंचकर बच्चों के सामने तमाशा करेगी। एक आदमी ने कहा कि वह घर का सामान उठा ले जाएगा। मैंने तारीखें और नंबर लिखे हैं। निखिल का माथा दीवार से लग गया। सानवी ने केवल दुर्व्यवहार नहीं सहा था, उसे अज्ञात कर्जदाताओं की धमकियां भी झेलनी पड़ी थीं। रचना ने व्यंग्य से पूछा, तो अब तुम मेरे खिलाफ सबूत जमा कर रही हो? मैं अपने और अपनी बेटी की रक्षा के लिए लिख रही हूं। रक्षा? रचना चिल्लाई। तुम इस घर में सुरक्षित बैठी हो क्योंकि हमने लोगों को संभाला है। यदि मैं भुगतान न करती तो कब का कोई दरवाजा तोड़ चुका होता। आप भुगतान नहीं कर रही। आप नया उधार लेकर पुराना उधार भर रही हैं। कमला देवी ने घबराकर पूछा, कितना कर्ज है? रचना ने तुरंत कहा, बहुत नहीं है। थोड़ी पूंजी मिल जाए तो 2-3 महीने में निकल जाएगा। सानवी ने उसी क्षण पूछा, यदि कर्ज थोड़ा है तो आपने मकान बेचने के लिए अग्रिम राशि क्यों ली? घर के भीतर एकदम सन्नाटा छा गया। निखिल ने सांस रोक ली। कुछ क्षण बाद कमला देवी ने अविश्वास से पूछा, कौन सी अग्रिम राशि? रचना ने बात बदलने की कोशिश की। सानवी हर बात का गलत अर्थ निकाल रही है। 3 दिन पहले एक व्यक्ति आया था। सानवी बोली, आपने उसे बैठक में बैठाकर कहा था कि मालिक बाहर नौकरी करता है और दस्तावेज जल्दी तैयार हो जाएंगे। उसके जाने के बाद आपके खाते में 50,000 रुपये आए। संदेश मैंने देखा था। वह केवल जगह रोकने के लिए दिए गए थे। किस जगह को? यदि तुम हण के लिए तैयार नहीं होती तो हमें दूसरा रास्ता रखना था। आपने मेरा घर बेचने का वादा कर दिया। तुम्हारा घर नहीं, परिवार का घर। सानवी का स्वर पहली बार ऊंचा हुआ। जिस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं, उसके बदले पैसा लेना धोखा है। रचना हंसी, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ थी। 50,000 लौटाए जा सकते हैं। पैसा कहाँ है? कोई उत्तर नहीं आया। सानवी ने फिर पूछा, वह पैसा कहाँ है? रचना ने गुस्से में कहा, जहां जरूरत थी वहां लगाया। अब तुम हस्ताक्षर कर दो तो किसी को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। मैं नहीं करूंगी तो कल तुम्हारे कपड़े बाहर होंगे। आप मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकती। कमला देवी ने कठोर स्वर में कहा, मैं निकाल सकती हूं। मैं इस परिवार की मां हूं। सानवी ने कुछ क्षण बाद कहा, मां होना अधिकार देता है, लेकिन किसी की संपत्ति लेने और उसके बच्चे को डराने का अधिकार नहीं देता। निखिल ने आंखें बंद कर लीं। वह वाक्य सीधे उसके भीतर उतरा। कमला देवी को शायद पहली बार किसी ने इतनी स्पष्टता से सीमा बताई थी। अगले ही क्षण कुर्सी तेजी से पीछे खिसकी। कपड़े के फटने जैसी आवाज आई और सानवी चीखी, बैग छोड़िए। रचना ने उसका बैग खींच लिया था। चाबी इसी में है। कागज निकालो। मांझी, मेरा बैग वापस दीजिए। पहले हस्ताक्षर। कुछ वस्तुएं फर्श पर गिरीं। सिक्के, पेन और शायद चाबियां बिखर गईं। निखिल दीवार के ऊपर से देखने की कोशिश करने लगा। छोटी सी खुली जगह से बैठक का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। रचना सानवी का बैग खींच रही थी। कमला देवी दस्तावेज मेज पर फैलाए खड़ी थी। सानवी दोनों हाथों से बैग पकड़े थी, लेकिन लगातार काम करने से उसका शरीर थका हुआ था। रचना ने उसे जोर से धक्का दिया। सानवी का हाथ लोहे की खिड़की के किनारे से टकराया।
उसकी त्वचा कट गई और रक्त की पतली रेखा कोहनी तक बहने लगी। ऊपर की सीढ़ियों से इशिता दौड़ती हुई आई। मम्मा! वह सानवी के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाकर बोली, बड़ी माँ, आप मम्मा को मत मारिए, पापा आएंगे तो सब बता दूंगी। रचना ने नीचे झुककर बच्ची की ओर देखा। तेरे पापा को हम जो बताएंगे वही मानेंगे। उन्हें लगेगा तेरी माँ किसी और आदमी के साथ भागने की तैयारी कर रही थी, फिर वह खुद इसे इस घर से निकालेंगे। इशिता की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मा कहीं नहीं जाएंगी। सानवी ने बेटी को पीछे किया। इशिता, ऊपर जाओ। नहीं। रचना ने कागज उठाकर सानवी के सामने पटक दिया। अंतिम बार कह रही हूं, हस्ताक्षर करो। सानवी ने कागज उठाया और उसे बीच से मोड़कर मेज पर रख दिया। मेरे पति लौटकर यदि स्वयं कहेंगे कि यह घर गिरवी रखना है, तब भी मैं पहले पूरा हिसाब देखूंगी। आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। रचना का चेहरा विकृत हो गया। तुम्हें अभी भी लगता है वह तुम्हारे साथ खड़ा होगा? कम से कम मैं यह जानती हूं कि वह अपनी बेटी को नौकरानी बनते नहीं देख सकता। रचना ने अचानक सानवी के बालों में हाथ डाल दिया। उसने मुट्ठी कसकर सानवी का सिर मेज की ओर झुका दिया। कमला देवी ने दस्तावेज आगे करते हुए कहा, अंगूठा लगवा दो। बहुत बोल रही है। मंदरीजादा की एक्सप्लेसिन की आपको मानकर अंदरीजादा की। इशिता चीख पड़ी। उसी क्षण निखिल की बची हुई सारी संयम शक्ति समाप्त हो गई। उसने मोबाइल जेब में रखा, पिछली गली से दौड़ते हुए मुख्य रास्ते की ओर गया और घर का छोटा फाटक धक्का देकर खोल दिया। लोहे का फाटक दीवार से टकराया तो पूरी बैठक में तेज आवाज गूंज उठी। रचना ने सानवी के बाल छोड़ दिए। कमला देवी ने घबराकर दस्तावेज अपने पास खींच लिए। इशिता मां से चिपक गई। धूल भरी जैकेट, हेलमेट और मास्क पहने निखिल सीधे बैठक में पहुंचा। रचना ने उसे पहचानने की कोशिश किए बिना चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। निखिल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह रचना के पास पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर सानवी से दूर कर दिया। उसने इतना ही बल लगाया कि वह 2 कदम पीछे हो जाए। रचना ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। निखिल ने उसका हाथ हवा में रोक लिया। उसे दोबारा मत छूना। आवाज सुनते ही सानवी का शरीर स्थिर हो गया। वह रक्त बहते हाथ को पकड़े उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास, राहत और भय एक साथ उभरे। निखिल? उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली। कमला देवी ने छड़ी उठाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? एक मोटरसाइकिल वाला परिवार के मामले में बोलेगा? निखिल ने धीरे धीरे रचना का हाथ छोड़ा। फिर उसने मास्क नीचे खींचा और हेलमेट उतारकर मेज पर रख दिया। छड़ी कमला देवी के हाथ से गिर गई। निखिल! रचना का चेहरा कुछ ही क्षण में पीला पड़ गया। उसने तुरंत मेज पर रखे दस्तावेज उठाकर बर्तनों के नीचे छिपाने की कोशिश की। निखिल ने उसकी हरकत देख ली। कागज वहीं रखिए। इशिता कुछ पल तक अपने पिता को देखती रही, फिर वह दौड़कर उनसे लिपट गई। उसके हाथ निखिल की कमर के चारों ओर कस गए। पापा, आप सच में आ गए। आप फिर मत जाना। आपके जाने के बाद बड़ी माँ मम्मा को मारेंगी। दादी मुझे काम न करने पर खाना नहीं देती। निखिल घुटनों के बल बैठ गया। उसने बेटी को बाहों में भर लिया। इशिता का शरीर कांप रहा था। वह केवल आज की घटना से नहीं रो रही थी। कई दिनों का भय एक साथ बाहर आ रहा था। मैं यहां हूं, निखिल ने कहा। अब कोई तुम्हें या तुम्हारी मां को हाथ नहीं लगाएगा। इशिता ने उसके कंधे से चेहरा उठाकर पूछा, आप फिर चले गए तो? यह प्रश्न निखिल के भीतर तीर की तरह लगा। वह कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता था जिसे निभा न सके। मैं काम पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बताए बिना गायब नहीं रहूंगा और तुम्हारी बात हर दिन सुनूंगा। यह वादा है। सानवी वहीं खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, हाथ से रक्त बह रहा था और चेहरे पर थकान की परत थी। फिर भी उसने सबसे पहले कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सच नहीं बता पाई। निखिल उसके सामने खड़ा हुआ। माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं पैसे भेजकर समझता रहा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तुम दोनों यहां अकेली लड़ती रहीं और मुझे कुछ पता नहीं चला। कमला देवी ने तुरंत कहा, बेटा,
इसकी बातों में मत आ। घर की छोटी सी बात को बढ़ा रही है। हमने केवल अनुशासन सिखाया है। निखिल ने मां की ओर देखा। 8 साल की बच्ची से सड़ा कचरा उठवाना अनुशासन है? उसके कान को इस तरह मरोड़ना अनुशासन है? मेरी पत्नी के बाल पकड़कर उसका सिर मेज पर दबाना भी अनुशासन है? बहू बड़ों की बात नहीं मान रही थी। कौन सी बात? अपना घर आपके नाम करने की? कमला देवी चुप हो गईं। रचना ने आवाज नरम कर ली। निखिल, तुम गलत समय पर आए हो, इसलिए गलत समझ रहे हो। व्यापार में थोड़ी परेशानी है। हमने सोचा घर पर छोटा सा हण लेकर काम बढ़ा लें। लाभ तुम्हारे परिवार को ही होता। मैंने आपको अपने नाम पर उधार लेने की अनुमति कब दी? तुम व्यस्त रहते हो। हर छोटी बात पूछना संभव नहीं होता। मेरा नाम छोटी बात नहीं है। मेरी पत्नी की संपत्ति छोटी बात नहीं है। रचना ने कहा, घर तुमने खरीदा है, सानवी केवल नाम के लिए मालिक है। निखिल मेज के पास गया और दस्तावेज उठा लिया। यह घर सानवी के नाम केवल दिखावे के लिए नहीं है। शुरुआती राशि उसके माता पिता ने दी थी। बाकी किस्तों में उसका भी योगदान है। मैंने अपनी इच्छा से संपत्ति उसके नाम खरीदी थी। इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं है। कमला देवी की आंखों में पहली बार वास्तविक घबराहट दिखाई दी। लेकिन तुमने मुझसे कहा था पति पत्नी का सब कुछ एक होता है। हां, पति और पत्नी का, बड़ी भाभी और मां का नहीं। कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया। निखिल ने जेब से मोबाइल निकाला। और अब कोई यह मत कहिएगा कि मैंने केवल आधी बात सुनी है। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में रचना की आवाज गूंजने लगी। सानवी को बदनाम करने की धमकी, मां के खाते से पैसे निकालने की बात, व्यापार के कर्ज, घर बेचने के बदले ली गई अग्रिम राशि, और यह दावा कि निखिल अपनी पत्नी के बजाय मां पर विश्वास करेगा। कमला देवी कुर्सी पर बैठ गईं। उनका चेहरा धीरे धीरे बदलता गया। जब रिकॉर्डिंग में उनकी अपनी आवाज आई, बहू को डर होगा, तभी घर की मर्यादा समझेगी, तो उन्होंने नजरें झुका लीं। रचना 2 बार मोबाइल की ओर बढ़ी, लेकिन निखिल ने उसे छूने नहीं दिया। रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तो निखिल ने पूछा, 50,000 रुपये कहाँ हैं? रचना ने कहा, व्यापार में लगे हैं। फोन खोलिए। यह मेरा निजी खाता है। जिस खाते में मेरे घर को बेचने की अग्रिम राशि आई है, वह अब केवल निजी मामला नहीं रहा। रचना ने इनकार किया। सानवी बिना कुछ बोले रसोई से चार्जर लाई और मेज पर रख दिया। आपने कुछ देर पहले कहा था फोन की बैटरी समाप्त है, उसने शांत स्वर में कहा। अब खोल दीजिए। लगभग 10 मिनट की बहस के बाद रचना ने बैंकिंग ऐप खोला। खाते में 2,000 रुपये से भी कम थे। 50,000 की राशि आते ही उसे कई छोटे भागों में 4 अलग अलग खातों में भेज दिया गया था। विवरण में किश्त, विस्तार शुल्क, ब्याज और मूल राशि लिखा था। कमला देवी ने कांपती आवाज में पूछा, इतना पैसा 3 दिन में कहां चला गया? रचना ने उत्तर दिया, मैंने कहा ना, पुराना भुगतान था। सानवी कमरे से एक पुरानी नोटबुक लेकर आई। उसमें तारीखें, फोन नंबर, घर आए लोगों के नाम और उनके द्वारा मांगी गई रकम लिखी थी। कुछ स्थानों पर उसने यह भी लिखा था कि घर की कौन सी वस्तु कब गायब हुई। निखिल ने संख्याएं जोड़नी शुरू की। केवल वे रकम जिन्हें सानवी सुन पाई थी, कई लाख रुपये से अधिक थीं। कुल कर्ज कितना है? उसने पूछा। रचना ने आंखें पोंछते हुए कहा, शायद 3 लाख के आसपास। सानवी ने नोटबुक का अगला पृष्ठ खोला। सिर्फ इन नंबरों से मांगी गई रकम 8 लाख से अधिक है। इसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशि नहीं बताई। कल एक व्यक्ति ने कहा था कि कुल भुगतान 10 लाख से ऊपर जा चुका है। कमला देवी ने कुर्सी का किनारा पकड़ लिया। तुमने कहा था केवल व्यापार में थोड़ी कमी है। रचना रोने लगी। मेरी गलती हो गई, लेकिन यदि अभी घर पर हण मिल जाए तो मैं सब लौटा सकती हूं। उसी समय कमला देवी का फोन बजा। स्क्रीन पर महेंद्र का नाम दिखाई दिया। रचना ने फोन देखकर घबराहट में उसे उठाया और तुरंत कॉल काट दिया। कमला देवी ने पूछा, तुमने बात क्यों नहीं करने दी? वह गाड़ी चला रहे होंगे। अभी बात करके उनका ध्यान मत भटकाइए। 10 सेकंड बाद फिर कॉल आया। इस बार निखिल ने अपना मोबाइल निकाला और सीधे बड़े भाई को कॉल कर दिया।
महेंद्र ने पहली घंटी में फोन उठा लिया। पीछे वाहन के हॉर्न और तेज सांसों की आवाज आ रही थी। निखिल, मेरी बात ध्यान से सुन। घर के मूल कागज रचना के हाथ मत लगने देना। मैं रास्ते में हूं। भैया, यहां क्या हो रहा है? दूसरी ओर कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर महेंद्र ने ऐसी बात कही जिससे कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कर्ज सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उसने मेरे नाम से ऐसे दस्तावेज तैयार किए हैं जिन पर मैंने कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए। रचना के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने महेंद्र की ओर से आई चेतावनी सुन ली थी। जिस स्त्री ने कुछ मिनट पहले तक सानवी को घर से निकालने और बदनाम करने की धमकी दी थी, वह अब कुर्सी के सहारे खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। निखिल ने मोबाइल मेज पर रखते हुए पूछा, भैया किन दस्तावेजों की बात कर रहे हैं? रचना ने तुरंत उत्तर दिया, उन्हें गलतफहमी हुई है। किसी ने उनके नाम का इस्तेमाल किया होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। सानवी ने उसकी ओर देखा। अभी कुछ देर पहले आप कह रही थीं कि परिवार में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब हर कागज किसी अनजान व्यक्ति ने बना दिया। कमला देवी ने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें जैसे पहली बार समझ में आ रहा था कि मामला केवल असफल भोजन, व्यवसाय या कुछ लाख रुपए के कर्ज तक सीमित नहीं था। उन्होंने रचना की ओर देखकर पूछा, तुमने महेंद्र के नाम से क्या किया है? रचना ने आंखें फेर लीं। मां जी, अभी सबके सामने मुझे अपराधी मत बनाइए। तुमने सानवी को अपराधी बनाने में एक क्षण नहीं लगाया था, निखिल ने कहा। अब अपने लिए समय मांग रही हो? इशिता अभी भी अपने पिता से सटी हुई थी। सानवी ने उसका चेहरा देखा तो उसे लगा कि बच्ची हर शब्द सुन रही है। उसने निखिल से धीमे स्वर में कहा, पहले इसे ऊपर ले चलते हैं। निखिल बेटी को कमरे तक छोड़ने गया। रास्ते में इशिता ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ऊपर पहुंचकर भी वह दरवाजे पर खड़ी रही। आप नीचे जाएंगे तो फिर कहीं चले तो नहीं जाएंगे? निखिल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं नीचे ही रहूंगा। तुम्हारी मां भी यहीं है। तुम दरवाजा बंद कर लो और लक्ष्य के साथ बैठो। लक्ष्य भैया सो रहे हैं। बड़ी मां ने कहा था उन्हें नीचे नहीं आना। यह सुनकर निखिल ठिठक गया। रचना अपने बेटे को घर के कामों और झगड़ों से दूर रखती थी, जबकि इशिता को बर्तन, सब्जी और कचरे के बीच लगा दिया गया था। अन्याय केवल क्रोध में नहीं हुआ था, वह सोच समझकर रोज दोहराया गया था। उसने इशिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज के बाद कोई तुम्हारे और लक्ष्य के लिए अलग नियम नहीं बनाएगा। नीचे लौटकर उसने मुख्य फाटक बंद कर दिया, लेकिन छोटी कुंडी खुली छोड़ दी। आसपास के कुछ पड़ोसी शोर सुनकर बाहर आ गए थे। निखिल नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला घर के सामने जमा होकर इस घटना को तमाशा बना दे। रचना ने पहले ही बदनामी के भय को हथियार बनाया था। वह उसी भय के कारण सत्य को फिर दबने नहीं देना चाहता था। लगभग 40 मिनट बाद गली के बाहर भारी वाहन के ब्रेक की आवाज सुनाई दी। महेंद्र धूल से भरे कपड़ों और थके चेहरे के साथ भीतर आया। उसकी आंखें लाल थीं और दाढ़ी कई दिनों से नहीं बनी थी। उसने किसी से नमस्ते नहीं की। सीधे रचना के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे नाम पर लिए गए हण के कागज कहाँ हैं? रचना ने रोते हुए कहा, तुम आते ही मुझ पर आरोप लगाने लगे। पहले पूछ तो लेते कि मैं किस हालत में थी। महेंद्र ने अपना कंधे का बैग मेज पर रखा और उसमें से कई बार मोड़े गए कागज निकाले। 6 महीने में मैंने तुम्हें घर के खर्च, लक्ष्य की फीस और मां की दवाइयों के लिए कितना पैसा भेजा, यह सब इसमें है। उसने बैंक विवरण निखिल की ओर बढ़ाया। हर महीने की एक निश्चित तारीख पर रकम भेजी गई थी। कभी 35,000, कभी 40,000 और त्योहार के समय उससे भी अधिक। 6 महीने में कुल राशि 2 लाख से ऊपर थी। कमला देवी ने कांपती उंगली से लेन देन देखा, लेकिन रचना कहती थी कि तुम महीनों पैसा नहीं भेजते। उसने कई बार मुझसे कहा कि लक्ष्य की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। महेंद्र ने मां की ओर देखा। उसकी आवाज में थकान थी, क्रोध से अधिक शर्म। मैंने कभी 1 महीना भी नहीं छोड़ा। जब अतिरिक्त यात्रा मिली तब और भेजा,
लेकिन पैसा खाते में पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही दूसरे खातों में चला जाता था। रचना ने सफाई दी। घर चलाने में खर्च होता है। तुम्हें बाहर बैठकर क्या पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। महेंद्र ने दूसरी गड्डी निकाली। उनमें ऋण आवेदन, गारंटी पत्र और कुछ वित्तीय संस्थाओं की नोटिस थीं। कई कागजों पर उसका नाम और हस्ताक्षर बने हुए थे। इनमें से एक पर भी मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। निखिल ने कागज उठाकर देखा। पहली नजर में हस्ताक्षर असली लगते थे, लेकिन हर प्रति में एक ही प्रकार का झुकाव और एक जैसी रेखा थी, जैसे किसी पुराने दस्तावेज से देखकर बार बार नकल की गई हो। महेंद्र ने कहा, 3 महीने पहले एक संस्था ने मुझे फोन करके भुगतान याद दिलाया। मैंने कहा कि मैंने ऋण लिया ही नहीं। तब उन्होंने आवेदन की तस्वीर भेजी। उसमें मेरी पहचान, विवाह प्रमाण पत्र और पुराने बैंक कागजों की प्रतियां लगी थीं। कमला देवी ने रचना की ओर देखा। ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए? रचना ने धीरे से कहा, घर के कागज घर में ही रहते हैं। मैंने केवल तस्वीरें ली थीं। कागज घर में घास के केवल तस्वीरें? महेंद्र की आवाज पहली बार ऊंची हुई। तुमने मेरी पहचान पर ऋण लिया, मुझे गारंटर बनाया, मेरे हस्ताक्षर बनाए, और अब कह रही हो केवल तस्वीरें ली थीं? रचना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सब लौटाने वाली थी। व्यापार चल जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही तो समस्या है, सानवी ने शांत स्वर में कहा। आपको लगता रहा कि यदि झूठ पकड़ में न आए तो वह अपराध नहीं रहता। रचना ने उसकी ओर घूरकर देखा, लेकिन इस बार कोई तीखा उत्तर नहीं दिया। उसके पास अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। मेज पर पड़े दस्तावेज और बैंक विवरण उसकी हर कहानी को काट रहे थे। निखिल ने पूछा, कुल कर्ज कितना है? रचना ने वही पुराना उत्तर देने की कोशिश की। मैंने ठीक से नहीं जोड़ा। महेंद्र ने अपनी हथेली मेज पर रख दी। आज अनुमान नहीं चलेगा। कुछ देर बाद रचना ने टूटे स्वर में कहा, शायद 10 या 12 लाख। सानवी ने नोटबुक आगे कर दी। जिन लोगों की रकम मैंने सुनी है वही 8 लाख से अधिक है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं के कागज अलग हैं। महेंद्र ने ऋण पत्रों की राशि जोड़नी शुरू की। केवल उसके नाम और गारंटी पर बनाए गए दस्तावेजों में लगभग 17 लाख रुपये थे। इसके अतिरिक्त रचना के निजी खाते, नकद उधार, सामान देने वालों का बकाया और मकान के नाम पर ली गई अग्रिम राशि थी। कमला देवी की आंखें फैल गईं। इतना सब एक भोजन व्यवसाय में कैसे डूब गया? रचना के चेहरे पर एक क्षण के लिए ऐसा भाव आया जैसे वह फिर कोई कहानी गढ़ना चाहती हो, पर कमरे में बैठे लोगों की निगाहें देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। यह कर्ज, यह का व्यवसाय शुरू करने से पहले का है। निखिल ने पूछा, तो यह नाटक किस लिए था? पैसा घुमाने के लिए। लोगों को दिखाना था कि मैं काम कर रही हूं और आमदनी आ रही है। कुछ भुगतान नकद मिलते थे, उनसे ब्याज भर देती थी। और बाकी खर्च? सानवी ने पूछा। बिजली, गैस, पानी, सामान और मजदूरी। रचना ने सिर झुका लिया। वे तुम्हारे खाते से हो रहे थे। सानवी ने कोई विस्मय नहीं दिखाया। शायद वह पहले ही समझ चुकी थी। फिर भी उसकी आंखों में एक गहरी थकान उतर आई। महेंद्र ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, सबसे पहले किसके कहने पर पैसा लगाया? रचना ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपने मोबाइल की ओर देखा, जैसे किसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। नाम बताओ, महेंद्र ने कहा। समीर भंडारी। कमरे में कुछ क्षण केवल छत के पंखे की आवाज रही। रचना ने बताया कि लगभग 9 महीने पहले उसकी मुलाकात समीर से एक विवाह समारोह में हुई थी। वह खाद्य आपूर्ति और ठंडे भंडारण के व्यापार से जुड़ा होने का दावा करता था। उसने कहा था कि बड़े होटलों और विवाह आयोजकों से बचा हुआ पैक किया सामान बहुत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है और छोटे रेस्तराओं को बेचकर कुछ सप्ताह में 10 से 15% लाभ कमाया जा सकता है। रचना ने पहली बार 50,000 रुपये लगाए। 3 सप्ताह बाद समीर ने मूल राशि के साथ 7,000 रुपये लाभ दिया। दूसरी बार उसने 1 लाख लगाया और वह भी समय पर लौट आया। मुझे लगा पहली बार जीवन में ऐसा अवसर मिला है
जहां मैं किसी पर निर्भर हुए बिना पैसा कमा सकती हूं, रचना बोली। हर बार लोग कहते थे कि महेंद्र केवल चालक है, कब तक किराए के मकान में रहोगे। रिश्तेदार सानवी के घर की प्रशंसा करते थे। मुझे लगता था सब मुझे कम समझते हैं। सानवी ने कहा, किसी की प्रशंसा मेरा अपराध नहीं थी। मैं जानती हूं, रचना ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उस समय मैं यह नहीं मानती थी। मुझे लगता था तुम्हारे माता पिता ने घर दिलाया, निखिल की नौकरी अच्छी है और तुम सबके सामने आदर्श बहू बनी रहती हो। मैं जहां भी जाती कोई न कोई तुलना कर देता। कमला देवी ने नजरें झुका लीं। उन्होंने स्वयं कई बार अनजाने या जानबूझकर दोनों बहुओं की तुलना की थी। कभी सानवी की बचत की प्रशंसा करते हुए रचना को खर्चीला कहा था, तो कभी रचना की तेजी की तारीफ कर सानवी को धीमा बताया था। वही तुलना धीरे धीरे विष बन गई थी। रचना ने आगे कहा कि तीसरे निवेश में समीर ने बड़ी राशि मांगी। उसने बताया कि उसे एक बंद हो रहे शीतगृह का पूरा माल खरीदने का अवसर मिला है। रचना ने अपनी बचत और महेंद्र के वाहन खरीदने के लिए रखे पैसे लगा दिए। कुछ दिनों बाद भुगतान रुक गया। समीर ने कहा कि माल बिक गया है, लेकिन बड़े ग्राहक का भुगतान अटका हुआ है। यदि वे एक नई खेप खरीद लें तो दोनों सौदों का पैसा एक साथ निकल आएगा। रचना ने पहला हण लिया, फिर दूसरा। जब ब्याज बढ़ने लगा, उसने महेंद्र के दस्तावेज इस्तेमाल किए। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? महेंद्र ने पूछा। क्योंकि तुम मना कर देते। मना करना तुम्हें चोरी की अनुमति नहीं देता। रचना रो पड़ी। मैं सोचती थी केवल एक बार पैसा मिल जाए, सब चुका दूंगी। फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैंने हमारे लिए कितना बड़ा व्यापार खड़ा किया। सानवी ने उसकी ओर देखकर कहा, आप व्यापार नहीं खड़ा कर रही थी, आप अपनी पहली गलती को छिपाने के लिए हर दिन एक बड़ी गलती कर रही थी। रचना ने स्वीकार किया कि समीर ने बाद में उसे एक गोदाम अपने नाम पर किराए पर लेने को कहा। उसके अनुसार गृहिणी और घरेलू भोजन व्यवसाय चलाने वाली महिला पर किसी को संदेह नहीं होता। रचना को आने जाने वाले सामान पर कमीशन मिलता था। शुरुआत में उसने केवल प्राप्ति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। बाद में समीर ने बिल, ऋण आवेदन और खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवाने शुरू कर दिए। मैंने पढ़े बिना हस्ताक्षर किए, उसने कहा। कई बार उसने कहा कि ट्रक खड़ा है, तुरंत कागज चाहिए। मैंने खाली पन्नों पर भी हस्ताक्षर कर दिए। महेंद्र ने माथा पकड़ लिया। तुमने अपने साथ पूरे परिवार को डुबोने के लिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए? तब तक मैं बहुत पैसा लगा चुकी थी। यदि पीछे हटती तो सब चला जाता। निखिल ने कहा, पैसा बचाने के लिए तुमने मेरी पत्नी और बेटी को निशाना बनाया? रचना ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। निखिल ने प्रश्न दोहराया, सानवी और इशिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रचना के आंसू तेज हो गए। समीर ने कहा था कि मकान के कागज मिल जाएं तो सब निपट सकता है। उसने बताया कि सानवी के नाम घर है, इसलिए पहले उसे निर्णय लेने की हालत में नहीं रहने देना होगा। सानवी की आंखें कठोर हो गईं। इसका अर्थ, उसने कहा था, घर के पैसे पर नियंत्रण कर लो, उसे हर खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर कर दो, निखिल से अकेले बात न करने दो। मांझी को समझाओ कि बहू संपत्ति पर कब्जा कर रही है, यदि वह विरोध करे तो उसके चरित्र पर प्रश्न उठा दो। कमला देवी ने जैसे अपने कानों पर विश्वास न किया। तुम्हें ये सब उसने सिखाया? हाँ, और तुमने किया? रचना ने रोते हुए सिर झुका दिया। सानवी ने अपने घायल हाथ पर कपड़ा दबाया हुआ था। उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आपने किसी बाहरी आदमी को हमारे घर की हर कमजोरी बता दी। उसे बताया कि मांझी किस बात से डरती हैं, निखिल किस पर विश्वास करते हैं और मुझे किस बात से चुप कराया जा सकता है। रचना ने कहा, उसने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। सानवी की आंखों में गुस्सा उभरा। आपको अपने बेटे का डर था, इसलिए आपने मेरी बेटी को प्रतिदिन डर में रखा? मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता सच बोलना था, अपने पति को बताना था, पुलिस के पास जाना था। लेकिन आपने ऐसा रास्ता चुना जिसमें आपका बेटा सुरक्षित रहे और मेरी बेटी कीमत चुकाए। इसे मजबूरी मत कहिए।
रचना ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सानवी पीछे हट गई। मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, पहले सब सच बताइए, निखिल ने पूछा। समीर के खिलाफ कोई प्रमाण है? रचना कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, है। महेंद्र उसकी ओर झुक गया। कहाँ? एक यूएसबी में। जब मुझे शक हुआ कि वह सारा दोष मेरे ऊपर डालने वाला है, तब मैंने गोदाम के कंप्यूटर से फाइलें कॉपी कर ली थीं। खातों की सूची, नकली बिल, निवेशकों के नाम, उसके संदेश और कुछ रिकॉर्डिंग। तुमने पहले क्यों नहीं दिया? मैं उसे बचाव के लिए रख रही थी। यदि वह मुझे फंसाता, तो मैं भी उसे फंसा सकती थी, निखिल ने कठोरता से कहा। इतने लोगों का पैसा गया और तुम प्रमाण को सौदेबाजी के लिए छिपाए बैठी थी? रचना के पास उत्तर नहीं था। यूएसबी लक्ष्य के खिलौनों वाले डिब्बे के नकली तल के नीचे छिपाई गई थी। सब लोग ऊपर गए। लक्ष्य गहरी नींद में था। उसके कमरे में प्लास्टिक की कारें, रंग भरने की किताबें और विद्यालय का बैग बिखरा था। रचना ने बिस्तर के नीचे से बड़ा डिब्बा निकाला और सामान फर्श पर उलट दिया। उसने नीचे चिपकी मोटी गत्ते की परत हटाई। अंदर कुछ नहीं था। रचना ने एक बार फिर पूरा डिब्बा टटोला, फिर खिलौनों को पलटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। यहीं रखा था। शाम तक यहीं था, महेंद्र ने कहा। और किसे पता था? किसी को नहीं। सानवी ने खिड़की की ओर देखा। उसका एक किनारा सामान्य स्थिति से बाहर निकला हुआ था। निखिल ने पास जाकर जांच की। लकड़ी पर ताजा खरोंचें थीं और लोहे की जाली के पास मिट्टी का निशान। डिब्बे के नीचे एक छोटा कागज दबा मिला। उस पर काली स्याही से लिखा था, बच्चे को सुरक्षित देखना है तो सुबह पुराने गोदाम में मकान के कागज लेकर आना। रचना ने कागज देखते ही लक्ष्य को बाहों में भर लिया। बच्चा नींद में घबराकर उठ बैठा। वह समझ नहीं पाया कि उसकी मां इतनी बुरी तरह क्यों रो रही है। मुझे कागज दे दो, रचना ने निखिल से कहा। मकान चला जाएगा तो दूसरा खरीदा जा सकता है। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? निखिल ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे स्थिर किया। वह यही चाहता है कि तुम डरकर बिना सोचे उसके पास चली जाओ। तुम नहीं समझोगे। उसने कमरे तक आदमी भेज दिया, इसीलिए अब हम अकेले कुछ नहीं करेंगे। महेंद्र तुरंत बाहर गया और मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए स्थानीय समिति के अध्यक्ष को बुलाया। पीछे वाली गली के एक मकान में भी कैमरा लगा था। लगभग आधे घंटे की जांच के बाद एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो समीर के घर आने से कुछ समय पहले दीवार के पास पहुंचा था। उसने टोपी पहनी थी, लेकिन जैकेट की आस्तीन पर चमकीली पट्टी और जूतों का विशेष निशान साफ था। सानवी ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह वही व्यक्ति है जो 2 सप्ताह पहले सामान का भुगतान मांगने आया था। रचना ने उसे पहचान लिया। वह समीर के साथ गोदाम पर काम करता था। कमला देवी दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं। वे बच्चों के कमरे तक पहुंच गए और हमें कुछ पता नहीं चला। निखिल ने मां की ओर देखा, क्योंकि घर के भीतर हम एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। बाहर वाला आदमी इसी का लाभ लेता रहा। रात और गहरी हो गई, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। महेंद्र ने संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना देने पर जोर दिया। रचना बार बार डरती रही कि यदि जांच शुरू हुई तो उसके अपने अपराध भी सामने आ जाएंगे। तुम्हारे अपराध पहले ही सामने हैं, महेंद्र ने कहा। अब प्रश्न यह है कि तुम और कितने लोगों को नुकसान होने दोगी। कमला देवी उसके पास बैठी। कुछ घंटे पहले तक वही रचना के हर झूठ को परिवार की रक्षा कहकर स्वीकार कर रही थी। अब उन्होंने कहा, गलती की सजा से बचने के लिए नई गलती मत करना। सच बताकर जो परिणाम आएगा उसे सह लेना। झूठ में रहोगी तो लक्ष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रचना ने मांझी को देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि वे अभी भी परिवार की इज्जत और बच्चों का भविष्य कहकर सब दबाने को कहेंगी। पर पहली बार कमला देवी ने संरक्षण और छिपाव के बीच का अंतर स्वीकार किया था। उसी समय रचना के मोबाइल पर एक तस्वीर आई। उसमें लक्ष्य विद्यालय की वर्दी में सड़क पार कर रहा था। तस्वीर कुछ दिन पुरानी थी, लेकिन बहुत पास से ली गई थी। अगले संदेश में लिखा था, सुबह अकेली आना। मकान के मूल कागज और जो भी प्रतियां बनाई हैं
साथ लाना। परिवार या पुलिस को देखा तो सारे दस्तावेज तुम्हारे नाम से बाहर जाएंगे। रचना कांपने लगी। वह मुझे सबका मुख्य आरोपी बना देगा, सानवी ने कहा। वह पहले से यही कर रहा है। निखिल ने सभी रिकॉर्डिंग, संदेश, कैमरे की प्रतियां और संदिग्ध कागज एक जगह एकत्र किए। परिवार ने उसी रात संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। प्रारंभिक शिकायत दर्ज की गई और स्पष्ट निर्देश मिले कि समीर को यह पता नहीं चलना चाहिए कि परिवार ने मदद मांगी है। अगली सुबह के लिए नकली दस्तावेजों वाला एक लिफाफा तैयार किया गया। रचना को समय पर पुराने गोदाम पहुंचना था। परिवार का कोई सदस्य खुलकर उसके साथ नहीं जाता, लेकिन सुरक्षित दूरी से निगरानी रखी जानी थी। सानवी ने कहा कि वह भी जाएगी। कमला देवी ने तुरंत विरोध किया। तुम पहले ही बहुत सह चुकी हो, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सानवी ने अपनी सास की ओर देखा। मैं बदला लेने नहीं जा रही। मैं अपने घर से जुड़े नकली कागजों को पहचान सकती हूं और मैं चाहती हूं कि इशिता का डर आज के बाद किसी बंद दरवाजे के पीछे जीवित न रहे। सुबह निकलने से पहले कमला देवी एक हल्का दुपट्टा लेकर आईं और सानवी के कंधों पर रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। कल तक मैं तुम्हें दूसरों के सामने अकेला छोड़ रही थी, उन्होंने कहा। आज तुम आगे जाओगी तो मैं पीछे हटकर अपने डर को परिवार की मर्यादा नहीं कहूंगी। सानवी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। उसने केवल दुपट्टा ठीक किया और शांत स्वर में कहा, आज सही बात के साथ खड़ी रहिए, बाकी बातें बाद में होंगी। पुराना गोदाम उदयपुर के बाहरी हिस्से में बंद पड़े औद्योगिक क्षेत्र के पास था। कभी वहां खाद्य पैकेजिंग का काम होता था, लेकिन अब चारों ओर जंग लगे शटर, टूटी दीवारें और खाली ट्रक खड़े थे। रचना तय समय पर अकेली दिखाई देती हुई भीतर गई। उसके हाथ में नकली कागजों वाला बैग था। निखिल और महेंद्र अलग अलग स्थानों से निगरानी कर रहे थे। सानवी अधिकारियों के निर्देशानुसार कुछ दूरी पर थी। समीर भंडारी पहले से वहां मौजूद था। उसके साथ लगभग 50 वर्ष की एक सुसज्जित महिला और 2 पुरुष थे। महिला ने महंगी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। समीर ने रचना के सामने एक कागज रखा। इस पर हस्ताक्षर करो। लिखो कि पूरा निवेश तुमने लिया, सारे बिल तुमने बनाए और मैंने केवल तुम्हारी पहचान कुछ लोगों से कराई। रचना ने कागज पढ़ा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। इसमें लिखा है कि 300 लाख रुपये मैंने लिए। 30 लाख, समीर ने सुधारते हुए कहा। ध्यान से पढ़ो। रचना का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने इस महिला से कोई पैसा नहीं लिया, साथ आई महिला बोली। समीर ने कहा था गोदाम तुम्हारा है और सारा व्यापार तुम चलाती हो। समीर ने रचना के पास झुककर धीमे स्वर में कहा, हस्ताक्षर कर दो। कुछ वर्ष तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन तुम्हारा पति बच्चे को पाल लेगा। इनकार करोगी तो तुम्हारे बेटे की हर यात्रा का रास्ता मुझे पता है। रचना के हाथ में पकड़ी कलम कांप रही थी। तभी गोदाम के मुख्य द्वार की ओर से कमला देवी की आवाज आई, कलम नीचे रख दो। निखिल चौंक कर पलटा। मां को वहां नहीं आना था। वह किसी तरह पीछे पीछे पहुंच गई थी। महेंद्र उनकी ओर बढ़ा, लेकिन वे आगे आ चुकी थीं। एक मां के डर का इस्तेमाल करके पूरे परिवार से अपराध करवाना बंद करो, उन्होंने समीर से कहा। हमने पहले बदनामी के भय में गलत बात छिपाई, अब जो सच है वही बाहर जाएगा। समीर का चेहरा कठोर हो गया। उसने रचना के हाथ से बैग झपटने की कोशिश की। दोनों के बीच खींचतान हुई। उसी दौरान उसकी कमर से लटका चाबी का गुच्छा फर्श पर गिर गया। चाबियों के बीच एक छोटा काला उपकरण चमका। उसके सिरे पर नीली पट्टी लिपटी थी। रचना ने उसे देखते ही कहा, यही वह यूएसबी है। समीर तुरंत झुका, लेकिन रचना ने पैर से उपकरण को धक्का दे दिया। वह फर्श पर फिसलता हुआ लोहे की बड़ी अलमारी के नीचे चला गया। समीर ने गुस्से में रचना का गला पकड़ लिया। तुम्हें लगता है अब सच बोलकर साफ बच जाओगी? हर कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। महेंद्र ने उसका हाथ हटाकर रचना को पीछे किया। वह जो कर चुकी है उसकी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी, लेकिन अब तुम्हें उसके पीछे छिपने नहीं दिया जाएगा। समीर के साथ आई महिला ने पीछे हटते हुए पूछा,
यदि सारा काम रचना का था, तो वह डेटा तुम्हारे पास क्यों था? और उसके बच्चे के कमरे से इसे किसने उठाया? समीर ने कहा, ये सब मिलकर नाटक कर रहे हैं, पैसा लौटाना नहीं चाहते। निखिल ने महिला से पूछा, क्या आपने पैसा सीधे रचना को दिया था? महिला ने सिर हिलाया। मैंने समीर के बताए खाते में 30 लाख भेजे थे। मुझे कहा गया था रचना गोदाम की संचालक है। रचना ने उसकी ओर देखते हुए स्वीकार किया, मैंने गोदाम अपने नाम पर लिया था। मैंने बिना पढ़े कागजों पर हस्ताक्षर किए, लोगों को निवेश के लिए कहा और अपने परिवार के कागज चुराए। मैं अपनी गलती से पीछे नहीं हट रही, लेकिन आपका पैसा मेरे खाते में नहीं आया। समीर ने बाहर निकलने के लिए पीछे का रास्ता देखा। वहां पुराने बक्से और खाली कंटेनर पड़े थे। वह अचानक उसी ओर भागा। जल्दी में उसका पैर एक प्लास्टिक के बक्से से टकराया और वह लोहे की अलमारी से जा भिड़ा। अलमारी हिली और ऊपर रखी फाइलों की कई गड्डियां नीचे गिर गईं। फर्श पर पहचान पत्रों की प्रतियां, खाली अनुबंध, संपत्ति के दस्तावेज, बैंक फॉर्म और अनेक लोगों की तस्वीरें फैल गईं। कुछ कागजों पर राशि भरी थी, लेकिन हस्ताक्षर नहीं थे। कुछ पर हस्ताक्षर थे, पत्रों की तस्वीरें कुछ पर हस्ताक्षर थे, पर नाम के स्थान खाली थे। निखिल ने एक फाइल उठाई। वह किसी ऐसे परिवार की थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। दूसरी फाइल में एक सेवानिवृत्त दंपत्ति की संपत्ति के कागज थे। तीसरी में एक छोटे दुकानदार का पहचान पत्र लगा था। रचना केवल एक व्यक्ति नहीं थी जिसे समीर ने फंसाया था। वह ऐसी लंबी श्रृंखला की एक कड़ी थी जिसमें लालच, भय और झूठ के सहारे पूरे परिवारों को उनके ही हस्ताक्षरों से लूटा जा रहा था। और लोहे की अलमारी के नीचे पड़ा छोटा सा यूएसबी अब केवल निखिल के घर को बचाने का प्रमाण नहीं था। वह उन सभी लोगों की आवाज बन चुका था जिन्हें अभी तक यह भी नहीं मालूम था कि उनके नाम पर कौन सा अपराध लिखा जा चुका है। समीर अभी उठने का प्रयास ही कर रहा था कि गोदाम के दोनों प्रवेश द्वारों से अधिकारी भीतर आ गए। उन्हें पहले ही स्पष्ट निर्देश मिले थे कि कोई भी व्यक्ति कागज, मोबाइल या कंप्यूटर उपकरण को हाथ न लगाए। एक अधिकारी ने समीर को वहीं रुकने के लिए कहा, जबकि दूसरे ने फर्श पर बिखरे दस्तावेजों के चारों ओर खाली स्थान बनवाया। लोहे की अलमारी के नीचे पड़े यूएसबी को किसी परिवारजन ने नहीं छुआ। उसे सबकी उपस्थिति में बाहर निकाला गया, उसकी तस्वीर ली गई और तुरंत एक पारदर्शी साक्ष्य थैली में बंद कर दिया गया। समीर के मोबाइल, चाबी के गुच्छे, गोदाम में मिले हस्ताक्षरित खाली पन्ने, नकली मुहरें और अलग अलग परिवारों की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी सूची बनाकर सुरक्षित किए गए। समीर ने पहले तो सब कुछ रचना पर डालने की कोशिश की। गोदाम इसके नाम पर है, कागजों पर इसी के हस्ताक्षर है। मैंने केवल व्यापार से परिचय करवाया था। रचना का चेहरा भय से सफेद था, लेकिन इस बार उसने उससे नजर नहीं चुराई। गोदाम मेरे नाम पर था। मैंने बिना पढ़े कागजों पर हस्ताक्षर किए। मैंने लोगों को पैसा लगाने के लिए भी कहा। पैसे किन खातों में बांटे गए और मुझे सानवी के घर के कागज लेने के निर्देश किसने दिए, इसका डेटा उसी यूएसबी में है। समीर ने तिरस्कार से कहा, अब अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए कहानी बना रही हो। रचना ने उत्तर दिया, मैं निर्दोष नहीं हूं। यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं अब अपना अपराध छिपाने के लिए किसी दूसरे को आगे नहीं करूंगी। महेंद्र ने पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत नहीं थी, क्योंकि सच बोलने से पिछले अपराध मिट नहीं गए थे। फिर भी पहली बार उसे लगा कि रचना परिणाम से बचने के बजाय उसका सामना करने की दिशा में एक कदम रख रही है। समीर के साथ आई महिला ने अपना नाम सुधा कोठारी बताया। उसने अधिकारियों को अपने बैंक के लेन देन, समीर के संदेश और लाभ के वादों से जुड़ी बातचीत दिखा दी। उसके 30 लाख रुपए सीधे एक ऐसी कंपनी के खाते में भेजे गए थे जिसका नाम कागज पर खाद्य वितरण संस्था जैसा था, लेकिन उसका वास्तविक पता एक बंद कार्यालय का निकला। सुधा ने रचना की ओर देखकर कहा, तुमने भी मुझे इस व्यापार के सुरक्षित होने का भरोसा दिया था। रचना ने सिर झुका लिया। हां,
उस समय तक मैं अपनी रकम वापस पाने के लिए दूसरों को वही सपना बेच रही थी जो समीर ने मुझे बेचा था। मैं आपसे क्षमा मांग सकती हूं, लेकिन आपकी हानि केवल मेरी क्षमा से पूरी नहीं होगी। तुम्हें पता था कि व्यापार गलत है? शुरुआत में नहीं, बाद में संदेह हुआ। फिर भी मैंने सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे अपनी रकम और प्रतिष्ठा दोनों बचानी थी। सुधा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने कोई अपशब्द नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा, तुम्हारी चुप्पी ने मेरी जीवन भर की बचत को जोखिम में डाल दिया। अब तुम्हारा सच बोलना उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह मत समझना कि इससे तुम्हारी पुरानी चुप्पी छोटी हो गई। रचना ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं समझती। उस दिन परिवार के सभी लोगों को अलग अलग बयान देने पड़े। सानवी ने बताया कि किस प्रकार घर में उसकी आवाजाही, पैसे और फोन पर नियंत्रण रखा गया। उसने अपनी घायल बांह की जांच करवाई और उन दिनों की नोटबुक भी सौंपी जिनमें उसने कर्ज मांगने आए लोगों के नंबर, तारीखें और धमकियां लिखी थीं। निखिल ने अपनी रिकॉर्डिंग दी। उसमें रचना की धमकियों के साथ कमला देवी की वे बातें भी थीं जिनमें वे बहू को डराकर हस्ताक्षर करवाने का समर्थन कर रही थीं। रिकॉर्डिंग सौंपते समय निखिल ने मां की ओर देखा। कमला देवी की आंखें झुकी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरी आवाज अभी रहने दो। जो मैंने कहा वह मैंने ही कहा था। अब केवल यह कहने से सच नहीं बदलेगा कि मुझे बहकाया गया। सानवी ने पहली बार उनकी ओर सीधे देखा। कमला देवी ने उससे क्षमा की मांग नहीं की। शायद उन्हें समझ आ गया था कि हर क्षण माफी दोहराना भी कभी कभी घायल व्यक्ति पर जल्दी उत्तर देने का दबाव बन जाता है। महेंद्र ने अपने नाम से बने सभी संदिग्ध क्षण दस्तावेज सौंपे। उसने यह भी स्वीकार किया कि पहली बार धोखाधड़ी का पता चलने के बाद उसने तुरंत शिकायत नहीं की थी। मैं परिवार की प्रतिष्ठा बचाना चाहता था, उसने कहा। वास्तव में मैं अपनी असफलता छिपा रहा था। मेरी चुप्पी के कारण रचना को और समय मिला। उसी समय उसने मेरे भाई के घर और उसकी पत्नी को निशाना बनाया। अधिकारी ने उससे पूछा, क्या आप अपनी पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं? महेंद्र कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने कहा, मैं किसी से बदला नहीं चाहता, लेकिन जिन कागजों पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए उन्हें असली कहकर स्वीकार भी नहीं करूंगा। उसने जो किया है, एक सामले फांस कान करने, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि उसकी मदद करने और उसके अपराध छिपाने के बीच का अंतर साफ रहे। रचना को विस्तृत पूछताछ के लिए अलग ले जाया गया। जाते समय वह अपने बेटे को देखने के लिए मुड़ी, लेकिन लक्ष्य वहां नहीं था। बच्चों को पहले ही एक विश्वसनीय पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। शायद यह अच्छा ही हुआ। एक बच्चा अपनी मां के अपराध का बोझ समझने की उम्र में नहीं था। कमला देवी रचना का हाथ पकड़ना चाहती थी। उनका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। सब सच बोलना, उन्होंने कहा। मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगी। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। मां जी, यदि मैं पहले ही सच बोल देती। कमला देवी ने उसे बीच में रोक दिया। हम सबने किसी न किसी दिन सच बोलने में देर की। अब कम से कम और देर मत करो। अगले कई सप्ताह घर का कोई सदस्य सामान्य जीवन में लौट नहीं पाया। सुबह होते ही किसी को थाने, किसी को बैंक, किसी को वकील या जांच कार्यालय जाना पड़ता। यूएसबी में मिले डेटा की जांच से कई ऐसे खाते सामने आए जिनमें निवेशकों का पैसा पहुंचते ही छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता था। कुछ राशि नकली आपूर्तिकर्ताओं को भेजी जाती, कुछ पुराने निवेशकों को लाभ के रूप में लौटाई जाती और बाकी अलग अलग व्यक्तियों के खातों से निकाल ली जाती। प्रारंभिक निवेशकों को समय पर लाभ देकर विश्वास बनाया जाता था। फिर उन्हीं लोगों से कहा जाता कि वे अपने रिश्तेदारों और परिचितों को साथ लाएं। जब राशि बड़ी हो जाती, किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति को गोदाम, व्यापार या कंपनी का औपचारिक चेहरा बनाया जाता। कागजों पर वही व्यक्ति जिम्मेदार दिखाई देता, जबकि खातों और नकली बिलों पर वास्तविक नियंत्रण समीर के पास रहता। रचना ऐसी अकेली व्यक्ति नहीं थी। एक छोटे व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए पैसे लगाए थे। एक चालक ने नया वाहन खरीदने की जमा पूंजी खो दी थी।
एक बुजुर्ग दंपति ने सेवानिवृत्ति की राशि निवेश कर दी थी। कुछ लोगों ने स्वयं दूसरों को योजना में जोड़ा था और अब वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे केवल पीड़ित हैं या किसी और की हानि में सहभागी भी बने हैं। इस तथ्य ने निखिल को सबसे अधिक विचलित किया। अपराध हमेशा साफत दो हिस्सों में नहीं बटा था, जहां एक ओर केवल निर्दोष लोग और दूसरी ओर केवल अपराधी हों। कई लोग पहले लालच में आए, फिर डरे, उसके बाद अपनी हानि बचाने के लिए किसी और को उसी जाल में धकेल दिया। रचना भी उसी श्रृंखला का हिस्सा थी। यूएसबी में समीर की कई आवाज रिकॉर्डिंग थी। एक में वह रचना को समझा रहा था कि सानवी को पैसे से वंचित करके कमजोर कैसे किया जाए। दूसरी में वह कह रहा था कि कमला देवी के मन में यह भय बैठाया जाए कि मकान बहू के नाम होने के कारण उनका बेटा एक दिन घर से निकाल दिया जाएगा। एक संदेश में उसने स्पष्ट लिखा था कि यदि निखिल को पत्नी के चरित्र पर शक हो गया तो वही उस पर घर बेचने का दबाव बनाएगा। कमला देवी ने वह संदेश कई बार पढ़ा। उसने मुझे इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा। सानवी पास बैठी थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद कमला देवी ने स्वयं अपनी बात सुधारी। नहीं, केवल यह कहना ठीक नहीं है। उसने मुझे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बुरी बात सुनने के लिए पहले से तैयार थी। यदि मुझे तुम पर विश्वास होता तो कोई बाहरी आदमी मुझे तुम्हारे विरुद्ध नहीं कर सकता था। सानवी ने शांत स्वर में कहा। उसने आपके डर का लाभ उठाया, लेकिन हर बार जब आपने मुझे अपमानित किया, वह निर्णय आपका था। कमला देवी की आंखें भर आईं। हां, उन्होंने यह नहीं कहा कि वे मां थीं, वृद्ध थीं या बहकावे में आ गई थीं। पहली बार उन्होंने बिना किसी बचाव के अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। जांच आगे बढ़ी तो समीर ने अपनी भूमिका से इनकार जारी रखा। वह कहता रहा कि सभी हस्ताक्षर रचना और अन्य लोगों के हैं। उसके अनुसार उसने केवल व्यापारिक अवसर बताए थे, लेकिन उसके मोबाइल में स्वचालित रूप से सुरक्षित हुई तस्वीरों ने उसकी कहानी कमजोर कर दी। उनमें पहचान पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, बैंक विवरण और अलग अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने थे। कई तस्वीरों के साथ टिप्पणी लिखी थी। पति बाहर रहता है, मां को संपत्ति का भय, बेटी की शादी निकट, क्षण की तत्काल आवश्यकता और परिवार को बदनामी से डर। वह केवल कागज नहीं जमा कर रहा था, वह लोगों की कमजोरियों का रिकॉर्ड बना रहा था। रचना ने उन गोदामों के पते दिए जहां कभी सामान रखने का दिखावा किया गया था। कुछ जगहों से खाली डिब्बे, पुरानी तस्वीरों के लिए सजाए गए पैकेट और ऐसे बिल मिले जिनमें वास्तविक मात्रा से कई गुना अधिक माल दिखाया गया था। कई खातों पर समय रहते रोक लगाई गई, जिससे कुछ राशि आगे स्थानांतरित होने से बच गई। इसी बीच समीर के एक परिचित ने महेंद्र से संपर्क किया। उसने कहा कि यदि रचना अपना बयान बदल दे और स्वयं को पूरे व्यापार की संचालक स्वीकार कर ले तो परिवार को कुछ पैसे वापस मिल सकते हैं। उसने यह भी संकेत दिया कि रचना की परेशानी कम करवाने में सहायता की जा सकती है। महेंद्र ने संदेश रचना तक पहुंचाया, लेकिन कोई सलाह नहीं दी। निर्णय तुम्हारा होगा, उसने कहा, पर इस बार यह मत सोचना कि हम क्या छिपा सकते हैं। यह सोचना कि एक दिन लक्ष्य तुम्हारे इस निर्णय के बारे में जानेगा तो तुम उससे क्या कहोगी। रचना देर तक मौन रही। उसे अपने बेटे से दूर होने का भय था। वह बार बार कहती कि उसकी हर गलती के पीछे परिवार को अच्छा जीवन देने की इच्छा थी, पर अब स्वयं उसे भी यह तर्क खोखला लगने लगा था। उसी शाम सानवी दोनों बच्चों को विद्यालय से लेकर लौटी। वर्षा तेज थी और लक्ष्य की बरसाती रास्ते में फट गई थी। सानवी ने अपना दुपट्टा उसके सिर पर डाल दिया और दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। घर आकर उसने पहले लक्ष्य के गीले कपड़े बदले, फिर इशिता के बाल सुखाए। रचना ने दूर से यह दृश्य देखा। जिस स्त्री की बेटी को उसने अपने बेटे से कम समझा था, वही उसके बेटे को बिना भेदभाव के संभाल रही थी। रात में उसने महेंद्र से कहा, मैंने हमेशा लक्ष्य का नाम लेकर अपनी हर गलती सही साबित करनी चाहिए। कहा कि उसके भविष्य के लिए पैसा चाहिए,
उसके कारण सच नहीं बोल सकती और उसे बचाने के लिए सानवी के घर पर अधिकार चाहिए। यदि अब भी उसी के नाम पर झूठ बोलूंगी तो मैं उसे क्या सिखाऊंगी? अगले दिन उसने समीर के परिचित द्वारा भेजे गए सभी संदेश जांच अधिकारियों को सौंप दिए। उसने अपने बयान में न केवल समीर के निर्देश बताए बल्कि अपनी भूमिका भी स्पष्ट की। उसने स्वीकार किया कि शुरुआती लाभ मिलने पर उसने 2 परिचितों को निवेश के लिए तैयार किया था और उस पर कमीशन लिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि संदेह होने के बाद भी उसने लोगों को तुरंत सावधान नहीं किया। उसका यह बयान उसके लिए आसान रास्ता नहीं बना। उसे अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन इससे कई अन्य पीड़ितों, खातों और नकली संस्थाओं का पता चला। मामला न्यायालय तक पहुंचा। समीर के विरुद्ध धोखाधड़ी की योजना चलाने, जाली दस्तावेजों का उपयोग करने, धमकी देने और घर में व्यक्ति भेजकर साक्ष्य चुराने से जुड़े आरोपों पर विस्तृत सुनवाई हुई। उसके साथ काम करने वाले लोगों की भूमिका भी अलग अलग जांची गई। रचना को भी केवल इसलिए निर्दोष नहीं माना गया कि अंत में उसने सहयोग किया था। उसने बिना अधिकार मकान बेचने के बदले राशि ली थी, निजी दस्तावेजों की प्रतियां निकाली थीं, काफी होकर इसलिए आभी भारती दालन कर अपने पति के हस्ताक्षर बनाए थे और सानवी पर दबाव डालने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति, साक्ष्य सौंपना और जांच में सहयोग करना विचार में लिया गया, लेकिन उसके किए हुए कार्य समाप्त नहीं हुए। परिणाम सुनने के दिन कमला देवी रो रही थीं। वे चाहती थीं कि रचना को बच्चों के कारण पूरी तरह क्षमा कर दिया जाए। फिर उन्होंने सुधा और अन्य पीड़ितों को देखा जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खोई थी। उनकी आंखों में भी परिवार थे, बच्चे थे और भविष्य की चिंताएं थीं। निखिल ने मां से कहा, हम उसके लिए सही कानूनी सहायता कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि उसने अंत में सहयोग किया, लेकिन हम किसी पीड़ित से यह नहीं कह सकते कि हमारी बहू के बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारा नुकसान भूल जाओ। सानवी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह रचना को अंतहीन दंड नहीं देना चाहती, लेकिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को वापस नहीं लेगी। यदि मैं यह कह दूं कि मुझे डराया नहीं गया था तो इशिता को क्या सिखाऊंगी? उसने कहा। क्या केवल इसलिए सच बदल देना चाहिए क्योंकि गलत करने वाला अपना रिश्तेदार है? महेंद्र ने पत्नी से मिलने पर कहा, मैं लक्ष्य की देखभाल करूंगा, तुम्हारे सुधरने के प्रयास में साथ रहूंगा, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई झूठ नहीं बोलूंगा, किसी पर दबाव नहीं डालूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी किसी दूसरे के सिर नहीं डालूंगा। रचना ने पहली बार उससे यह नहीं पूछा कि वह उसे बचाएगा या नहीं। उसने केवल कहा, लक्ष्य को यह मत कहना कि उसकी मां बुरी इंसान है। महेंद्र ने उत्तर दिया, मैं उससे कहूंगा कि उसकी मां ने बहुत गलत निर्णय लिए और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार की। आगे वह कैसी इंसान बनेगी यह उसके अगले निर्णय बताएंगे। घर लौटने के बाद सबसे कठिन काम कानूनी प्रक्रिया नहीं, सामान्य जीवन को फिर से सीखना था। रसोई से बड़े भगोने, अतिरिक्त चूल्हे और बिखरे सामान हटाए गए। आंगन को कई दिनों तक धोना पड़ा। सानवी ने टूटे गमले बदल दिए, लेकिन उसने तुलसी के चौरे के पास पड़ा एक जला हुआ निशान नहीं मिटवाया। निखिल ने पूछा तो उसने कहा, अभी रहने दीजिए, हर निशान छिपाना जरूरी नहीं। कभी कभी वह याद दिलाता है कि घर को सुरक्षित मान लेने भर से वह सुरक्षित नहीं हो जाता। इशिता रात में अचानक उठ जाती थी। किसी के तेज आवाज में बोलने पर उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन उसके हाथ से दूध का गिलास गिरा तो वह दीवार से सटकर खड़ी हो गई और बार बार कहने लगी, मैं साफ कर दूंगी, मुझे मत मारना। कमला देवी वहीं थी। उन्होंने बिना उसके पास अचानक बढ़े कपड़ा उठाया और दूध साफ करने लगी। गिलास गिरा है, कोई अपराध नहीं हुआ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। चीज गिरे तो साफ करते हैं, बच्चे को नहीं मारते। इशिता दूर खड़ी उन्हें देखती रही। उसने न तो दादी को गले लगाया न धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद वह रसोई से दूसरा छोटा कपड़ा लाई और कमला देवी के पास रख दिया। कमला देवी ने कपड़ा हाथ में लिया तो उनकी उंगलियां कांप गईं।
उन्होंने बच्ची को छूने की कोशिश नहीं की, केवल कहा, धन्यवाद। विश्वास की वापसी उसी छोटे कपड़े से शुरू हुई, लेकिन उसे लौटने में महीनों लगे। एक सुबह कमला देवी कपड़े बांधकर गांव लौटने की तैयारी करने लगी। उन्हें लगा उनकी उपस्थिति सानवी और इशिता के लिए बोझ है। सानवी दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। आप शांति के लिए जाना चाहती हैं तो मैं रोकूंगी नहीं, उसने कहा। लेकिन यदि इसलिए जा रही हैं कि हमें देखकर आपको अपना अपराध याद आता है, तो आपका जाना गलती सुधारना नहीं होगा, केवल आपको उस असुविधा से दूर कर देगा। कमला देवी के हाथ रुक गए। तो मैं क्या करूं? मैं आपको यह नहीं बताऊंगी कि मुझे कैसे मनाना है। आप स्वयं तय कीजिए कि अब इस घर में किस सीमा के साथ रहना है। कमला देवी ने कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। उन्होंने नीचे का छोटा कमरा अपने लिए चुना। अब वे बिना पूछे किसी अलमारी को नहीं खोलती, सानवी के खर्च पर टिप्पणी नहीं करती और इशिता को आदेश देने के बजाय अनुमति मांगती। सुबह वे खाना बनाकर रख देती, लेकिन किसी को खाने के लिए बाध्य नहीं करती। विद्यालय से इशिता को लेने जाती तो कुछ दूरी पर चलती। बच्ची महीनों तक उनका हाथ नहीं पकड़ती रही। कमला देवी ने कभी यह शिकायत नहीं की कि पोती उन्हें दादी नहीं मानती। एक दिन आंगन में लगी गेंदे की क्यारी में पहला फूल खिला। इशिता दौड़कर भीतर आई और अनजाने उत्साह में कमला देवी का हाथ पकड़ लिया। दादी, मेरा फूल खिल गया। कमला देवी कुछ क्षण उसके हाथ को देखती रहीं, फिर बच्ची के साथ बाहर चली गईं। फूल के सामने बैठकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इशिता ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, कभी कभी कोई छोटी चीज बहुत देर बाद वापस मिले तो आंखें स्वयं रोने लगती हैं। सानवी ने दूर से यह दृश्य देखा, पर उसने इसे पूर्ण क्षमा का संकेत नहीं माना। वह जानती थी कि एक अच्छा दिन पुराने सभी दिनों को मिटाता नहीं। फिर भी उसने उस क्षण को होने दिया। निखिल ने भी अपना जीवन बदला। उसने कार्यस्थल पर स्पष्ट कर दिया कि लंबे प्रोजेक्ट के दौरान भी वह नियमित अंतराल पर घर जाएगा। हर शाम एक निश्चित समय पर वीडियो कॉल करता। वह केवल यह नहीं पूछता कि खाना खाया या नहीं, वह सानवी से उसके काम, थकान और मन की बात पूछता। इशिता से विद्यालय की घटनाएं सुनता और लौटने की तारीख साफर बताता। जब भी उसे यात्रा करनी होती, इशिता पूछती, कितने दिन? वह अब जल्दी आऊंगा नहीं कहता। 3 रातें। चौथे दिन शाम को तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, और वह उस वादे को निभाने की पूरी कोशिश करता। उसने सानवी से कहा, मैंने समझ लिया कि घर खर्च चलाना और परिवार का हिस्सा बने रहना 2 अलग बातें हैं। पैसे भेजना जरूरी है, लेकिन अपनी अनुपस्थिति के परिणाम न देखना जिम्मेदारी नहीं है। सानवी ने उत्तर दिया, मैं भी अब डर के कारण बात नहीं छिपाऊंगी, लेकिन केवल यह वादा पर्याप्त नहीं कि हम एक दूसरे को सब बताएंगे। हमें ऐसा रिश्ता बनाना होगा जिसमें सच बताने पर सामने वाला तुरंत आरोप न लगाए। दोनों ने घर, खातों और बच्चों से जुड़े स्पष्ट नियम बनाए। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय दोनों की सहमति के बिना नहीं होगा। किसी रिश्तेदार को रहने देना हो तो उसकी अवधि और जिम्मेदारियां पहले तय होंगी। इशिता की परवरिश में किसी तीसरे व्यक्ति को दंड देने का अधिकार नहीं होगा। महेंद्र ने अपनी यात्रा का मार्ग बदलवाया और लक्ष्य के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने बच्चे से उसकी मां के बारे में झूठ नहीं कहा, पर उसे वयस्कों की कानूनी भाषा में भी नहीं उलझाया। मां ने कुछ गलत काम किए हैं, वह समझाता, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। लेकिन गलती करने वाला व्यक्ति यदि सच में बदलना चाहे तो उसे मेहनत करनी होती है। रचना समय समय पर पत्र भेजती। शुरुआती पत्रों में वह अपने कष्ट का वर्णन करती थी, लेकिन धीरे धीरे भाषा बदल गई। उसने सानवी से क्षमा की भीख मांगना बंद किया और केवल यह लिखना शुरू किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है। वह लक्ष्य की पढ़ाई पूछती, इशिता के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती और उन लोगों के लिए खेद व्यक्त करती जिन्हें उसने निवेश के लिए मनाया था। सानवी ने लंबे उत्तर नहीं लिखे,
वह लक्ष्य की तस्वीरें, विद्यालय की रिपोर्ट और कभी कभी बच्चों के बनाए चित्र भेज देती। निखिल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? सानवी ने कहा, मैं उसके किए हुए को नहीं भूली, लेकिन लक्ष्य को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मां की गलती के कारण पूरा परिवार उससे दूर हो गया। बच्चे को सजा देना न्याय नहीं है। समय बीतने के साथ परिवार ने रचना से जुड़ी उन वस्तुओं को बेचा जो उसके भोजन व्यवसाय के लिए खरीदी गई थीं। बड़ी मशीनें, अतिरिक्त गैस चूल्हे, एक मोटरसाइकिल और कुछ नए बर्तन बेचकर मिली राशि का हिसाब रखा गया। वह पैसा पारदर्शी रूप से उसके आर्थिक दायित्वों की भरपाई में लगाया गया। कमला देवी ने अपना पुश्तैनी छोटा खेत बेचने की बात कही। मेरी वजह से रचना को घर तक पहुंच मिली। मैं भी जिम्मेदार हूं, निखिल ने उन्हें रोका। आप अपनी गलती स्वीकार कर चुकी हैं, लेकिन जीवन भर की बचत देकर हर क्षण चुकाना, गलती सुधारना नहीं होगा। इससे रचना फिर सीख सकती है कि परिवार अंत में उसकी कीमत चुका देगा। सानवी ने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी व्यवहार से निभाइए, बच्चों को सुरक्षित रखिए और कभी किसी बहू को परिवार की इज्जत के नाम पर चुप मत कराइए। आपकी वृद्धावस्था की सुरक्षा किसी और के अपराध की कीमत नहीं बनेगी। पुराने सामान में से सानवी ने एक छोटा चूल्हा, 2 मेज और कुछ बर्तन बेचने नहीं दिए। कमला देवी ने पूछा तो उसने कहा, जब रचना वापस आएगी, यदि वह ईमानदारी से काम करना चाहे तो शुरुआत के लिए कुछ होना चाहिए। निखिल ने उसकी ओर देखा। तुम तैयार हो उसे फिर इस घर के पास काम करने देने के लिए? सानवी ने उत्तर दिया, उसे घर पर अधिकार नहीं मिलेगा। पैसे और कागजों से दूर रखा जाएगा, लेकिन यदि जिम्मेदारी पूरी करने के बाद उसे कोई ईमानदार रास्ता न दिया गया, तो वह फिर गलत रास्ते को ही एकमात्र विकल्प समझ सकती है। मैं उसे पुरस्कार नहीं दे रही, केवल एक दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर रही। रचना जब वापस लौटी तो उसके पास न व्यापार था, न बचत और न पहले जैसी ऊंची आवाज। वह मुख्य द्वार पर लंबे समय तक खड़ी रही। शायद उसे उसी जगह इशिता की फटी कचरे की बोरी, सानवी का घायल हाथ और अपने द्वारा कही गई धमकियां याद आ रही थीं। इशिता ने उसे देखते ही सानवी का हाथ पकड़ लिया। रचना आगे नहीं बढ़ी। मैं तुम्हें छूंगी नहीं, उसने बच्ची से कहा। तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लेना। फिर उसने सानवी की ओर देखा। मैं यह नहीं कहूंगी कि सब भूल जाओ, ऐसा कहना भी एक और अन्याय होगा। सानवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, भूलना आवश्यक नहीं है, यह देखना आवश्यक है कि आप अब क्या करती हैं। घर के बाहर आंगन के एक कोने में छोटे स्तर पर नाश्ता बेचने की व्यवस्था की गई। रचना को कोई बड़ी राशि नहीं दी गई। सामान खरीदने के लिए सीमित बजट लिखा गया और प्रत्येक खर्च दर्ज करने का नियम बनाया गया। महेंद्र सुबह मेज लगाता, कमला देवी सब्जियां काटती और सानवी ने आय व्यय की साधारण कॉपी तैयार कर दी। पहले दिन कुछ पड़ोसियों ने केवल जिज्ञासा से खाना खरीदा। दूसरे सप्ताह नियमित ग्राहक आने लगे। रचना हर शाम हिसाब दिखाती। एक बार 500 रुपये का अंतर आया तो उसने स्वयं रात तक बैठकर गलती खोजी। पहले वाली रचना शायद इसे छोटा समझकर छिपा देती। अब तोस्ता रखने को लेकर ली, पर उसने कहा, हिसाब में छोटा झूठ भी वही रास्ता खोलता है जहां से मैं पहले गिर चुकी हूं। कई महीनों बाद एक शाम उसने सानवी से कहा, मैंने कभी तुम्हारा पूरा घर लेने की कोशिश की थी, अब तुमने मुझे उसी घर के बाहर 2 मेज रखने की जगह दी। सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, मैंने आपको स्थान दिया है, अधिकार नहीं। रास्ता दिखाया है, मंजिल नहीं। आगे सीधा चलना या फिर गलत मोड़ लेना आपका निर्णय होगा। रचना ने सिर झुका लिया। यह वाक्य क्षमा से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें दया और सीमा दोनों थीं। एक सप्ताहांत पूरे परिवार ने आंगन में साथ भोजन किया। यह किसी त्योहार की चमकदार दावत नहीं थी। साधारण दाल, सब्जी, रोटियां और बच्चों के लिए मीठा चावल था। फिर भी उसी आंगन में, जहां कभी गालियां और बर्तनों की आवाज गूंजती थी, अब बातचीत हो रही थी। निखिल ने इशिता को हंसते देखा। सानवी की आंखों में अब पहले जैसी लगातार सावधानी नहीं थी।
कमला देवी बच्चों को खाना देते समय पहले उनकी इच्छा पूछ रही थी। महेंद्र अपने बेटे को यात्रा की कहानी सुना रहा था। रचना चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी चुप्पी अब षड्यंत्र की नहीं, आत्मचिंतन की थी। निखिल को वह दिन याद आया जब वह मैले कपड़ों और हेलमेट में इसी घर के बाहर खड़ा था। वह केवल यह देखने आया था कि सानवी उससे क्या छिपा रही है। उसे तब नहीं पता था कि घर की दीवारों के भीतर उसकी पत्नी का कोई रहस्य नहीं, बल्कि पूरे परिवार की असफलताएं छिपी थीं। रचना का लालच था, महेंद्र की चुप्पी और प्रतिष्ठा का भय था, कमला देवी का अधिकार और बहू पर अविश्वास था, सानवी का हर कीमत पर परिवार बचाए रखने का प्रयास था, और स्वयं निखिल का यह भ्रम था कि नियमित पैसा भेजना ही पति और पिता होने का पूरा अर्थ है। समीर ने इन कमजोरियों को बनाया नहीं था, उसने केवल उन्हें पहचाना और उनका उपयोग किया। यदि परिवार के लोग समय पर एक दूसरे की बात सुनते, तो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उनके बीच प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता। निखिल ने पानी का गिलास उठाकर कहा, घर केवल दीवारों और कागजों से नहीं बचता। घर तब बचता है जब उसके भीतर रहने वाले लोग कमजोर व्यक्ति को चुप कराने के बजाय उसकी बात सुनते हैं। परिवार को बचाना गलत करने वाले को छिपाना नहीं है। कभी कभी सच्ची रक्षा यही होती है कि अपने ही व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। कमला देवी ने धीमे से सिर हिलाया। महेंद्र ने रचना की ओर देखा। सानवी ने अपना हाथ इशिता के कंधे पर रख दिया। रचना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी ने उस क्षण को बनावटी पुनर्मिलन में नहीं बदला। न कोई उसके पास दौड़कर गया, न किसी ने कहा कि पुरानी बातें समाप्त हो गईं। वे समाप्त नहीं हुई थीं। उन्होंने केवल अपना स्थान बदल लिया था। पहले वे छिपी हुई चोटें थीं, अब वे ऐसी स्मृतियां थीं जिनसे हर व्यक्ति को अपनी सीमा और जिम्मेदारी याद रखनी थी। कुछ देर बाद इशिता ने कमला देवी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने नए फूल दिखाने के लिए बुलाया। लक्ष्य रचना से अगले दिन विद्यालय की परियोजना में सहायता मांग रहा था। सानवी रसोई की ओर बढ़ी तो रचना ने उससे पूछा, क्या मैं बर्तन समेट दूं? सानवी ने कहा, हां, लेकिन पहले बच्चों को मिठाई दे दीजिए। यह एक साधारण वाक्य था, फिर भी रचना कुछ क्षण स्थिर खड़ी रही। कभी इसी रसोई में उसने सानवी को आदेश दिए थे और इशिता का खाना रोका था। अब उसे काम करने की अनुमति मिली थी, अधिकार नहीं। परिवार में लौटने का अवसर मिला था, पुरानी सत्ता नहीं। उसने दोनों बच्चों के सामने मिठाई रखी और पहली बार बिना किसी तुलना के पूछा, किसे कितना चाहिए? निखिल ने आंगन में खड़े होकर अपने घर को देखा। वही दीवारें थीं, वही सीढ़ियां और वही मुख्य द्वार। फिर भी यह घर पहले जैसा नहीं था। शायद कोई भी परिवार बड़े तूफान के बाद पहले जैसा नहीं रह सकता। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ नए नियमों पर खड़े होते हैं, और कुछ को वर्षों तक छोटे छोटे कर्मों से फिर बनाया जाता है। उसने समझ लिया था कि किए हुए कर्मों का परिणाम केवल दंड नहीं होता। भय बोया जाए तो बच्चों के मन में अविश्वास उगता है, झूठ बोया जाए तो परिवार के भीतर संदेह बढ़ता है, लालच बोया जाए तो सबसे पहले अपने ही लोगों की सुरक्षा नष्ट होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर प्रतिदिन ईमानदारी बोना शुरू करे, तो भविष्य पूरी तरह बंद भी नहीं होता। क्षमा किसी अपराध को सही नहीं बनाती, दया जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करती, और परिवार होने का अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति की गलती की कीमत हमेशा किसी निर्दोष को चुकानी पड़े। परिवार का वास्तविक अर्थ शायद यही था, जो घायल हुआ है उसे सुरक्षा देना, जो गलत रास्ते पर गया है उसे सच का सामना करवाना, और जो लौटना चाहता है उसके लिए एक रास्ता खुला रखना। लेकिन उस रास्ते की सीमा इतनी स्पष्ट हो कि पुराना अन्याय फिर कभी घर की चौखट पार न कर सके।